हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का। ये हमारा न्यू सब्जेक्ट भी है और इसके साथ साथ चैप्टर भी है, और इसमें हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जो कि हमारा बीएससी नर्सिंग का थर्ड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग का मेनली चार चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारा ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा और एक एक करके चारों के चारों हम लोग कंप्लीट करेंगे फर्दर वीडियोज़ में। तो आप वो भी चेकआउट कर लेना। और इसके साथ साथ दो दो और सब्जेक्ट जो होते हैं, एएचएन और इन्फेक्शन कंट्रोल, उसके भी आपको नोट्स और इसके साथ साथ वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम अकॉर्डिंग टू आईएनसी के सिलेबस और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो आप कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो तो आप इसको देख सकते हो और इससे नोट्स भी बना सकते हो। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको इस पर बहुत सारे एजुकेशन मतलब आपके नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोज आती हैं, कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन्फेक्शन माइक्रोबायोलॉजी क्या है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्यों है और इसके साथ साथ हम इसको क्यों पढ़ते हैं नर्सिंग के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन से पहले स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी एक तरीके का साइंस है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, पैरासाइट्स हो गए, फिर अलग अलग जो भी वायरस हो गए, ये सब के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। उनके माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होती हैं वो कैसे सर्वाइव करती हैं, कैसे ग्रोथ करती हैं, कैसे फैलते हैं, इसके साथ साथ कैसे बीमारियां करती हैं, और कैसे हम लोग उनसे बच के और खुद को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम लोग इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो नॉलेज है, स्टडी है, ये हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम माइक्रोबायोलॉजी, इसके साथ साथ इन्फेक्शन कंट्रोल एक ही साथ दोनों चैप्टर का होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट में वही है, स्टडी ऑफ साइंस दैट स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सिंपल, हर बार मैं सिंपल डेफिनेशन को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ और इसमें आपको बहुत ईजिली समझ में आता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जो होता है एक ब्रांच ऑफ साइंस है, जो कि डील करता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल सिंपल है, जो कि आप इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है, जिसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं, डील करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, ये सब के बारे में, तो उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिटेल डेफिनेशन की तरफ देखें, तो ये साइंटिफिक स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होता है स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इसके साथ साथ कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, पैथोजेनिसिटी क्या होती है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से माइक्रो मतलब बायोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो उन लोग की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। मतलब स्ट्रक्चर मतलब कि मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब कि किंगडम हो गया। ठीक है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे वो ह्यूमंस को के अंदर बीमारियां फैला रहे हैं। ठीक है, पैथोजेनिसिटी, ठीक है, पाथवे कैसे क्या क्या होता है, कैसे कौन कौन सा पैथोजन क्या क्या कॉज करते हैं। इसके साथ साथ लेबोरेटरी हम लोग डायग्नोसिस में भी इसको लेते हैं और प्रिवेंशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम लोग माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग नर्सिंग के वे में देखें, तो नर्सिंग के वे में जो इसका डेफिनेशन होगा, माइक्रोबायोलॉजी है वो हेल्प करता है नर्सेस को अंडरस्टैंड करने में, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया या फिर एंटीसेप्सिस हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस हो गया। तो इस सब में माइक्रोबायोलॉजी हमारे नर्सिंग के अंदर ये हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमारा तीनों डेफिनेशन हो गया। अब हम इसमें टाइप्स की बात करें, तो जो माइक्रोबायोलॉजी है वो बहुत वाइडली ऐसे डिवाइडेड है, और इसके अंदर बहुत सारे मतलब सीवियर ब्रांच है, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ मतलब टाइप्स भी हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला है बैक्टीरियोलॉजी है। बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, वायरोलॉजी है तो इसमें वायरस के बारे में स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी है तो इसमें फंगी के और ईस्ट मोल्ड जो भी होता है, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं। इसके बाद से पैरासिटोलॉजी है, तो इसमें पैरासाइट्स जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, हेलमिंथीज हो गया, तो ये सब के बारे में पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी है तो इसमें हम लोग इम्यून सिस्टम, जैसे कि अलग अलग जो इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडी, एंटीजन, वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोबियल जेनेटिक्स है तो इसमें स्टडी ऑफ जीन के बारे में पढ़ते हैं, जीन ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं, म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं, ये ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। इसके बाद से अगर हम आगे देखें, तो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है, तो ये इसमें हम लोग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि सॉइल में, इन्वायरमेंट में मिल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मेडिसिन और क्लिनिकल बायोलॉजी है, तो इसमें हम लोग
मेडिसिन और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी है, तो इसमें हम लोग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमन मतलब डिजीज, पैथोजन या फिर ऐसे कोई भी कॉज कर रही हैं, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, तो इसमें हम लोग इंडस्ट्रियल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, माइक्रोब्स होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट में बनाना एंजाइम्स हो गए, तो ये सब हो गया। फूड माइक्रोबायोलॉजी है, तो इसमें जो भी मतलब कैसे एक जो फूड है वो जैसे फंगी लग जाता है, कुछ दिन में मोल्ड आपको देखने को मिलता है ब्रेड के ऊपर, तो ये सब से कैसे बचाएं, जो भी खराब हो रहा है प्रिवेंशन कैसे करें फूड को, तो इसमें फूड माइक्रोबायोलॉजी में इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग के अंदर, और इसको हम लोग कैसे उसको समझ सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी को। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखें तो फर्स्टली हमारे पास है ये अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि जो हमें डिजीज हुआ है तो वो कैसे हुआ है, इसके साथ साथ हमें क्या हो रहा है, तो ये सबको समझने में हेल्प करता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट आ रहा है तो उसको मान लो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, तो उससे वो कैसे बच सकता है, तो ये इसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ वो टीच करता है कैसे प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में, और इसके साथ साथ गाइड देता है कि हैंड हाइजीन और जो भी एसेप्टिक टेक्निक्स हैं उसको हम लोग कैसे फॉलो करते हैं। साथ ही साथ ये हेल्प करता है जो भी स्पेसिमेन कलेक्शन में, जैसे कि यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, स्पूटम हो गया, तो ये सब के बारे में। और इसके बाद से अगर हम आगे देखें तो मतलब प्रिवेंट करता है क्रॉस इन्फेक्शन से कोई भी पेशेंट है उससे। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक मतलब स्टॉर्टशिप के बारे में आप लोगों ने ऐसे इन्फेक्शन कंट्रोल में पढ़ा होगा, मैंने भी वीडियो डाल रखा है तो वो भी देख सकते हो। और इसके साथ साथ हेल्प करता है जो भी नर्सेस हैं उनको प्रॉपर एजुकेट करने में पेशेंट के बारे में, और सही तरीके से पेशेंट को मतलब वैक्सीन के बारे में, और क्या उसका इफेक्ट होगा, क्या कैसे उसको प्रॉफिट मिलेगा, इस सब के बारे में। इंप्रूव करता है वुंड केयर और इन्फेक्शन कंट्रोल को। साथ ही साथ इनिशियल होता है ओटी, आईसीयू और लैब मतलब लेबर रूम और वार्ड रूम के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ये समझना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा पैथोजन क्या कर रहा है और कैसे हो रहा है कुछ भी। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी जो है, अभी तो ये नहीं हुआ है लेकिन बहुत पहले से मतलब बहुत इसकी पुरानी हिस्ट्री रही है, जो कि अलग अलग जो साइंटिस्ट है वो अलग अलग थ्योरीज दिए थे। तो 11th और 12th में आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम बात कर इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ माइक्रोबायोलॉजी के मतलब ऐसे साइंटिस्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं जो कि हिस्टोलॉजिकल इसमें जो भी उनका मतलब योगदान था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेजर इसमें डिस्कवरीज हैं जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट नाम है एंटनी वॉन लीवॉकर। तो इसमें ये जो है वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रहे हैं, जो कि फर्स्ट मतलब एब्जॉर्ब किए माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और इन्हीं को वैसे मतलब ऐसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे तो लुईस पाश्चर है, तो इसके बारे में वैसे तो ये मतलब ऐसे नया नहीं है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। लुईस पाश्चर है, तो ये मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के मतलब ऐसे फादर हैं, और ये मतलब जर्म मतलब थ्योरी दिए थे जो कि हमारा डिजीज के ऊपर है। ठीक है, पाश्चराइजेशन मतलब कि मिल्क को गर्म करके उसके अंदर की जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने की ये इन्होंने ही बताया था। ठीक है, इसके साथ साथ डेवलप्ड वैक्सीन भी किए थे, जैसे कि रेबीज के लिए हो गया या फिर एंथोरैक्स के लिए हो गया। ठीक है, अब हम लोग रॉबर्ट कोच के बारे में बात करेंगे, तो ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था ये टीबी और जो भी हमारा कोलेरा बैक्टीरिया है। ठीक है, कुछ मतलब पोस्टुलेट होते हैं, जो कि मतलब पोस्टुलेट का मतलब हो गया कोई भी थ्योरी है तो उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे बताना, तो इनका बहुत ज्यादा कुछ पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, इसके बाद से एडविक जेनर है, तो ये फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट मतलब ऐसे वैक्सीन बताए हैं जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए है। ठीक है, इसके बाद से जेनिफर लेसर रहे हैं, जो कि इंट्रोड्यूस किए थे फर्स्ट टाइम एंटीसेप्टिक सर्जरीज के बारे में। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो आप जानते ही होंगे, जो कि हमारा जो भी पेनिसिलिन है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे क्या बोलते एंटीबायोटिक। ठीक है, इसके बाद से इवानोस्काई और बेंजरिक जो है वो डिस्कवर किए थे वायरस के बारे में। इनका जो है आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जो कि हमारा ये सेकंड चैप्टर रहता है सेल, तो इसके उसके अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद से जो लास्ट रहे हैं वो वाटसन एंड क्रिक है, तो उसके बारे में भी अपने 12th में पढ़ा होगा, जो कि जेनेटिक्स चैप्टर होता है उसके अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो दिए थे वो मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, इसके बाद से हम बात करेंगे अलग अलग जो टर्मोलॉजी और इसमें कॉन्सेप्ट हैं तो उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ मतलब ऐसे ज़्यादा तो नहीं लिया है, लेकिन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि ऐसे आपको इसमें याद होना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में। ठीक है, पहला जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि ये एक टाइनी ऑर्गेनिज्म होता है जो कि विजिबल नहीं होता है हमारे ऐसे मतलब हम लोग देख नहीं सकते हैं ऐसे अपने आंखों से। अगर हम लोग कोई भी माइक्रोस्कोपिक
कोई भी टूल ले रहे हैं तो उससे आसानी से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। पैथोजन है तो पैथोजन जो कि डिजीज कॉज करता है, माइक्रो और जो भी माइक्रोब्स है जो कि डिजीज कॉज करते हैं उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा है तो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो माइक्रो हार्मलेस जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि ह्यूमन को मतलब इन्फेक्ट नहीं करते हैं, वो हो गया। इन्फेक्शन है जो कि हमारा इन्वेशन मतलब कोई भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है, वो पैथोजन कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब कि बॉडी के अंदर आके रिप्रोड्यूस हो रहा है और इसके साथ साथ वो अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, तो उसको हम लोग इन्फेक्शन करते हैं कहते हैं, ठीक है। कंटामिनेशन है तो कंटामिनेशन तो आप प्रेजेंस जो होती है जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक सरफेस पे, तो उसको हम लोग कंटामिनेटेड बोलते हैं, कंटामिनेशन बोलते हैं। स्टरलाइजेशन है तो स्टरलाइजेशन तो जैसे कि कंप्लीट जो है जहाँ पे बैक्टीरिया फ्री होती है, जैसे स्पोर्स बच रह जाए, जैसे कि आप इन्फेक्शन कंट्रोल में अगर पढ़ोगे तो आपको मैंने एक वीडियो बनाया उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता ही है कि जो स्पोर्स रहती हैं इसके अंदर बस स्पोर्स रह जाती हैं स्टरलाइजेशन के अंदर, और ये मतलब वैसे सारे ही बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। स्पोर जो होता है एक मतलब ऐसे कवरिंग होती है बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रोब्स है उसके ऊपर, जो कि फेवरेबल कंडीशन में वो ब्रेक हो जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। अब वही डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्शन है तो यहाँ पे ये जो है प्रॉपर तरीके से 100% ये क्लीन करते हैं जो भी हमारे नॉन लिविंग सरफेस है उसके ऊपर, और इस तरीके से हम लोग इसको सफाई करते हैं, ठीक है। एंटी सेप्सिस है तो इसमें जो है केमिकल्स जो कि यूज होता है हमारे स्किन के ऊपर, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब बचाता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। ये सेप्सिस है तो ये मतलब एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। होस्ट है तो होस्ट का मतलब ये हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म जो मतलब पैथोजन है जो कि हार्म कर रहा है वो हो गया, और इसके बाद से वरुलेंस हो गया तो ये जो है सीवियरिटी जो होती है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत सीवियर वो मतलब कॉज कर रहा है कोई भी डिजीज, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड है तो मान लो कि आपके बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया और वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है मतलब वो अपनी डिजीज फैलाने में, तो उसको जब एंटर किया है उस टाइम से लेके जितने दिन बाद वो अपना असर दिखाएगा तो उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, कि जैसे कि टाइम बिटवीन इन्फेक्शन और सिम्टम्स, जैसे कि जो आया बैक्टीरिया वो तो आ गया लेकिन जो इन्फेक्शन है उसका उससे रिलेटेड वो साइन और सिम्टम्स नहीं दे रहा है, तो वो हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कि कौन सा होता है आपको वैसे मलेरिया या डेंगू में आपको 14 से 15 दिन देखने को। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन आपको तो पहले पता ही होगा, इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल से इन्फेक्शन होने वाला हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक जो है ड्रग जो कि किल करता है या फिर इन्वेड करता है बैक्टीरिया को। रेजिस्टेंस है जो कि हमारे मतलब एंटीबायोटिक जो कि किल करता है हमारे बैक्टीरिया को, रजिस्ट करता है, ठीक है, अनेबल हो जाता है। इसमें कल्चर है तो जो भी हम लोग माइक्रोब्स ग्रोथ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जैसे कि अलग अलग टेस्ट के लिए या फिर अलग अलग मेडिसिन के लिए, तो उसको हम लोग कल्चर बोलते हैं। और ग्राम स्ट्रेन है तो ये मतलब एक स्ट्रेन मतलब कि कलरिंग टेक्निक होती है जिससे हम लोग बैक्टीरिया के अंदर ये डिफरेंस पता कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। अब हम लोग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो माइक्रोबायोलॉजी जो है मतलब कि फाउंड पहला तो ये हर जगह पे है, ठीक है। स्पेसिफिक जो माइक्रो मतलब माइक्रोब्स हैं वो स्पेसिफिक तरीके के इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, कि मान लो कि कोई भी ऐसे मतलब कि जो सल्मोना टाइफी है तो ये प्रॉपर टाइफॉइड ही कॉज करती है, ऐसे कुछ और नहीं कॉज कर सकती। तो वही बोल रहा है कि स्पेसिफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्पेसिफिक तरीके के डिजीज कॉज करते हैं। thirdly अगर देखें तो माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है वो जैसे कि उनका न्यूट्रिशन, पीएच और टेम्परेचर के बेसिस पे होता है, ठीक है। इसमें हम लोग ये थर्ड चैप्टर में देखेंगे, नहीं सेकंड चैप्टर में देखेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिशियल होता है, हार्मफुल होता है, सॉरी हार्मफुल होता है, हाँ। उसके बाद से अगर फिर देखें तो इन्फेक्शन जो है वो बहुत तरीके से अलग अलग रूट से कॉज कर सकता है, जैसे कि एयर के थ्रू कर सकता है, कांटेक्ट के थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू। इसके साथ साथ वो मतलब अगर कोई सरफेस है, इन्वायरमेंट है, तो वो प्रॉपर तरीके से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। ये सेप्टिक टेक्निक जो है वो हेल्प करता है इन्फेक्शन को फैलने से, ठीक है। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट जो है वो माइक्रोबियल जो है उसको लोडिंग से बचाता है, ठीक है। इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है बॉडी को इन्फेक्शन से, ठीक है। और इसके साथ साथ जो माइक्रोब्स हैं वो मतलब कि म्यूटेट करते हैं और नए तरीके के स्ट्रेन बनाते हैं, तो उससे जो है अगर पुरानी दवाइयां हैं तो वो काम नहीं करती हैं, तो उसके लिए नया मेडिसिन, एडवांस मेडिसिन चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड मतलब प्रिवेंट करती हैं हमारे इन्फेक्शियस डिजीज से, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोग इनिशियल और जो भी हमारे मतलब करेक्ट
टेक्निक्स से इसको हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि इसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या होती है माइक्रोबायोलॉजी का हमारे नर्सिंग के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले तो इन्फेक्शन कंट्रोल जो कि बहुत ज़्यादा इनिशियल है, ठीक है। सेकेंडली स्टरलाइजेशन और हमारा डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा है। आइसोलेशन टेक्निक है, हैंडलिंग है जो कि बायोमेडिकल वेस्ट का है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रग है, ठीक है। इसके साथ साथ एजुकेट करते हैं हम लोग पेशेंट को, और साथ ही साथ हम लोग जो भी सेफ्टी हैंडलिंग स्पेसमेन है, जैसे कि कुछ भी जैसे ब्लड स्पेसमेन है तो हम लोग प्रॉपर तरीके से सेफ्टी तरीके से दे रहे हैं, उसमें कुछ ना हो, ठीक है। प्रॉपर तरीके से प्रिवेंट करते हैं हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, तो इस तरीके से हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। वैसे आपको ये, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और इसको हम लोग एक बार समरी में देख सकते हैं, ठीक है। तो समरी में अगर हम देखें तो पहले मैंने डेफिनेशन की बात की थी, जिसमें स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अलग अलग जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। इसके बाद से हम लोग अलग अलग जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में देखा था, जिसमें हम लोग बैक्टीरियोलॉजी, ये वायरोलॉजी, मायोलॉजी, ये अलग अलग जो भी हमारे इम्यूनोलॉजी हो गया, फिर अलग अलग जो भी जेनेटिक है उसके बारे में बात किया था, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग इंपॉर्टेंस के बारे में बात किए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो प्रिवेंट करता है ये इन्फेक्शन से, एसेप्सिस से, स्टराइजेशन और डिसइंफेक्टेंट से, हैंड हाइजीन, स्पेसिमेन कलेक्शन, पीपी, ये सब में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद से हम लोगों ने हिस्ट्री देखा था, जो कि अलग अलग हम लोग देखे थे। इसमें हमारे पास ली भाई साहब जो थे वो माइक्रोस्कोपिक और जो मतलब माइक्रोब्स हैं उसको फर्स्ट टाइम देखे थे। ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं, ठीक है। पाश्चर जो थे वो मतलब कि जर्म थ्योरी दिए थे, पॉस्चराइजेशन और ये वैक्सीन के बारे में बताए थे। रॉबर्ट कुच जो थे वो मतलब कि उनका पोस्टुलेट है, और इसके साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस का भी ये मतलब डिस्कवरी किए थे, कॉलेरा का डिस्कवरी किए थे, ठीक है। जेनर हैं वो हमारे फर्स्ट वैक्सीन बनाए थे स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है। इसके बाद से लिस्टर जो है वो एंटीसेप्टिक सर्जरीज किए थे, ठीक है। और हमारे फ्लेमिंग्स भाई साहब हैं, वो हमारे पास फर्स्ट टाइम ये पेनिसिलिन का डिस्कवरी किए थे। तो ये सब हो गया। कॉन्सेप्ट था, तो कॉन्सेप्ट में हम लोग अलग अलग जो भी मतलब टर्म्स हैं उसके बारे में देखे थे। प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये अलग अलग तरीके का, जैसे कि बैक्टीरिया है हर जगह पे रहती है, स्पेसिफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्पेसिफिक तरीके के डिजीज कॉज करते हैं, वो कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, पीएच, न्यूट्रिशन या फिर टेम्परेचर हो तो, ठीक है। इसके साथ साथ एयर और हर तरीके से वो फैल सकते हैं, ठीक है। ये सबसे जो है वो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये हमारा का टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिज्म का, सॉरी माइक्रोबायोलॉजी का, ये सेकंड चैप्टर रहेगा, ठीक है। जिसमें हम लोग बात करेंगे जो भी हमारे जेनरिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और इसके साथ साथ कब कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई भी माइक्रोब्स का, ठीक है। इसमें जेनरिक कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग जो भी स्ट्रक्चर है, हमारे मतलब स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, मोटिलिटी है, इसके साथ साथ कैसे वो लोग रहते हैं, हम लोग से कितने डिफरेंट है, तो ये सब देखेंगे। इसके साथ साथ अलग अलग जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो सब हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है, और इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। तो आपको वो अगर देखना हो तो हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ हम अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस से पढ़ रहे हैं, तो आप इसको नोट्स बना सकते हो, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, कर रहे हो तो उसमें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अलग अलग चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का ये सेकंड चैप्टर रहेगा। फर्स्टली हम देखेंगे जेनरिक कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो कैसे नर्सिंग के अंदर और उसका अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, और कैसे हमारे नर्सिंग के अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंडली इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारे पास इसका जो माइक्रोब्स का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हम लोग इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि नेकेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपिक साइज होती है इनकी, बहुत स्मॉल साइज होती है। जैसे कि आप अगर सिंपली यहाँ पे बैठे हुए हो, तो मान लो कि बैठे हो और आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो कि आपके एनवायरनमेंट में पूरा फैले हुए हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनके लिए जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो होता है उसको, उससे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका, जैसे कि प्रोकैरियोट्स हैं, उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स, जैसे कि एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। यूकैरियोट्स जैसे कि प्रोटोजोआ फंगी हो गया, उनके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये सब हो गया। फिर इनके पास अगर हम आगे देखें तो डाइवर्स मार्फोलॉजी हो गया। तो मार्फोलॉजी में हम इसमें देखेंगे आगे, वैसे तो हम लोग देखेंगे डाइवर्स मार्फोलॉजी का मतलब ये हो गया कि जो स्ट्रक्चर, साइज, शेप जो होता है वो उनका डिफरेंट होता है। अलग अलग जो बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। तो ये सब हो गया, जैसे कि फोकाई हो गया, बेसिली हो गया, फिर ये स्पिरुला हो गया, पल्मेंटस हो गया, ये सब हो गया, स्मोल्ड हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। और रैपिड ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो वो पहले तो अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करेगा, देन जो नंबर बढ़ेगा तो उससे इन्फेक्शन कॉज करता है,
जाता है और ये पूरे बॉडी में फैल जाता है, इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। तो इसमें होता है ये अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव ये टेक्निक होती है हम लोग की, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। बडिंग जो है, बडिंग का मतलब कि एक बॉडी है, बॉडी मतलब ऐसे जितनी पीसेस करोगे उतनी जो पीसेस हैं वो एक नई बॉडी बन जाएगी, ठीक है। स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स आपको ऐसे फंगी में और जो भी बैक्टीरिया है उसके अंदर कुछ में मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो मेटाबॉलिक डाइवर्स है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक कंडीशन में भी फैसिलिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इसमें आपके कीमो हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। तो ये अलग अलग जो भी मतलब कंडीशंस में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग जगह पे रह सकते हैं, जैसे कि एरोबिक हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में फैसिलिटेटिंग मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रहेगा और अगर नहीं भी मिल रहा है ऑक्सीजन तो भी वो रह सकता है, ठीक है। और इसमें आपको कीमो हेट्रोट्रॉप मतलब कि जो बैक्टीरिया वो मतलब कि केमिकल के ऊपर है या फिर कोई भी ऐसे मतलब कि दूसरे बॉडी के ऊपर मतलब होस्ट बना हुआ है और उसको प्रॉपर तरीके से उनका जो भी न्यूट्रिशन है वो ले रहा है, या फिर कोई भी ऐसे बॉडी पड़ा हुआ है तो उससे ले रहा है, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप है तो वो डायरेक्ट सनलाइट से भी ले सकता है, खुद ही से अपना खाना बना सकता है। तो ये सब हो गया इस सेक्टर, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास एबिक्यूटियस डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो इसमें होता ही है कि जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अलग अलग जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि एयर में, वाटर में, ह्यूमंस में। तो ये अलग अलग डाइवर्सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। एडोप्टिविटी है तो इसमें जो है जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत मतलब हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इनकी जो एडोप्टेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स एक मतलब उनका प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि फेवरेबल कंडीशन में ये ब्रेक होता है और ये इन्फेक्शन को कॉज करता है, सिस्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर ये फिल्स होते हैं। थ्रोम्बोफिल्स बहुत ज़्यादा मतलब हार्श कंडीशन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रहने वाले मतलब बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो बहुत प्रिमिटिव हैं, तो ये सब भी होता है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्टली अगर हम आगे देखें तो पैथोजेनिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस पोटेंशियल है, ठीक है, इसमें जो है मतलब कि सम जो बैक्टीरिया हैं वो डिजीज को कॉज करते हैं और इस तरीके से बहुत ज़्यादा ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके बाद से अगर हम आगे देखें तो इसमें हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन है। जेनेटिक वेरिएशन में कुछ ऐसे होता है कि म्यूटेशन और जो भी हमारे मतलब कि हॉरिजॉन्टल मतलब जीन्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि कंजुगेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया। तो इस तरीके से ये नया ट्रेट बनाते हैं और मतलब आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद से इंटरेक्शन विथ होस्ट हो गया, तो ये होस्ट के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग जो भी तरीके हैं, तो वो अपना फायदा इसके साथ साथ होस्ट का भी फायदा करा सकते हैं, इसके साथ साथ उनका नुकसान भी करा सकते हैं। तो इस तरीके का आपने 12 क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो चीज़ देखेंगे, बैक्टीरिया और सॉरी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। वैसे तो ये मतलब फोटोज के ऊपर शायद स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, ठीक है, तो आप उसको देख लेना। तो इसमें हम लोग प्रोकैरियोट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यूकैरियोट्स के बारे में तो आप जानते होंगे, सेल होता है, रफ ईआर होता है, ठीक है, स्मूथ ईआर हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, फिर आपको क्रोमोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब आपको देखने को मिलता है। वहीं पे आप अगर इसमें देखोगे तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि इंडोस्पोर हो गया, मेम्ब्रेन, ये सब फैम्ब्रिया, ये सब आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोनों में अलग अलग इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें डीएनए मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा, ये सब हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेल वॉल के बारे में बात करेंगे, तो ये जो मतलब ऐसे पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के अंदर एक प्रिमिटिव टाइप का सेल वॉल होता है, जो जिसको हम लोग पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया का सेल वॉल कहलाता है, ठीक है। इसमें जो है जो ग्राम पॉजिटिव होती हैं, तो ग्राम पॉजिटिव में उन लोगों में मतलब कि मोटी लेयर होती है, ग्राम निगेटिव में पतली लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो इसमें फॉस्फोलिपिड होते हैं, बाइलेयर होते हैं, जो कि प्रोटीन के साथ इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मा है, सॉरी ये सब तो यूकैरियोट्स में होते हैं। साइटोप्लाज्मा है तो इसमें आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोइड देखने को मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ यूकैरियोट्स में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल में आपको डीएनए मिलेगा, ठीक है। डीएनए वैसे तो दूसरों में आरएनए मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम प्लास्टिड मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, प्लास्टिड। इसके बाद से हम कैप्सूल की बात करें तो इसमें हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स है। तो इसमें फॉस्फोलिपिड लेयर होता है, जो कि आउटर जो सेल है उसको रखता है, ठीक है। एंटी फैगोसाइटिक और जो भी एड कॉलोनीज होती है उसमें काम करता है, ठीक है। फेज इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फ्लैजिला, फिल्स और फिम्ब्री है, ठीक है। तो ये सब जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं तीनों अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ये मान लो कि लेयर है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, छोटी छोटी जो लेयर्स हैं इसमें दिख रही हैं वो आपके देखने को मिलेगा, कुछ उससे बड़ी होंगी, ठीक है, कुछ इससे बड़ी होंगी। और इसके साथ साथ अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो एक बड़ी सी टेल होगी। तो ये आपके तीन अलग अलग हो गए, एक को हम लोग फिम्ब्रिया बोलते हैं, एक को हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं, और एक फिम्ब्रिया और एक को फिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात तो एक मोटिलिटी का हेल्प करता है, दूसरा जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, और तीसरा जो है वो स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो
स्पोर और इंडोस्पोर है जो कि हाईली मतलब रेजिस्टेंस फॉर्म में ये रहता है, जैसे कि कहीं भी ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और ऑर्गेना जो भी मतलब ऑर्गेनल है तो उसमें यूकैरियोट्स में आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर ईआर हो गया, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर ये आपके न्यूक्लियस हो गया, फंगी और ये सब में आपको अलग अलग मतलब दूसरे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो अब हम इसमें मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको वैसे तो स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे आई आई नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी ये सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जो है एक तरीके का प्रोकैरियोट है जो कि क्लासिफाई होता है एक ग्राम रिएक्शन में, शेप और उनका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, इसके साथ साथ ये बायो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं, ठीक है। वायरस जो होता है, वायरस जो है ये सेलुलर मतलब इनके पास न्यूक्लिक एसिड में आरएनए होती है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोटीन कोट होता है इनका, और ये मतलब होस्ट के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद से फंगी की बात करें तो ये एक यूकैरियोट्स होती हैं, ईस्ट मोल्ड हो गया, ये यूनिसेलुलर होता है, मोल्ड आपको देखने को मिल गया, ये इसमें फ्लैजिल मतलब फिलामेंटस होता है, ठीक है। इसके बाद से आगे हम देखें तो ये हमारे पास प्रोटोजोआ है, ठीक है। प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जिसमें ये अमीबा हो गया, फ्लैजिलेटेड हो गया, ठीक है। एल्मंथीस है तो ये मल्टी सेलुलर पैरासाइट वर्म होते हैं, जिसमें रेड टेप आपको देखने को सॉरी राउंड वर्म और ये आपको टेप वर्म देखने को मिलेगा, जैसे कि इचिंग और ये सब प्रॉब्लम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बात करें तो प्रेयोन्स हैं, तो इसमें जो है इनके ऊपर प्रोटनीशियस मतलब कि इन्फेक्शन पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज में काम आती हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इसमें मार्फोलॉजिकल टाइप्स होती हैं, जैसे कि अलग अलग जो टाइप्स, वैसे एक बार मैं इसमें डायग्राम में आपको मैं दिखा दूं जिसमें आपको सही से समझ में आएगा। जैसे कि बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया आपका ये मतलब ग्राम पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, इसमें कोकाई बैसिलस सॉरी स्प्रेसुला हो गया, फिर एरोबिक एनारोबिक हो सकता है। वायरस जो है डीएनए है, मतलब वैसे तो आरएनए होता है, ठीक है। इसमें आपको मतलब कि प्रोटीन कोटिंग देखने को मिल सकता है होस्ट के ऊपर, ठीक है। इसके साथ साथ जो फंगी है, फंगी आपका अलग अलग जो ईस्ट मोल्ड ये सब हो गया, बैक्टीरिया ये आपका प्रोटो जो है तो अलग अलग शेप में आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका लास्टली हेलमिंथीस है, तो ये मतलब कि एक पैरासाइट की तरह काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। सो अब हम इसी में आगे बात करें तो इसमें मार्फोलॉजिकल टाइप्स है हमारे पास, जो कि अलग अलग जो स्ट्रक्चर और शेप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बेसिस पे कितने हम लोग अलग अलग टाइप्स के बारे में हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिल ही रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कोकाई हो गया, तो इसे आपका स्पेरिकल शेप हो गया, रॉड शेप हो गया, ये आपका अलग सा शेप है, ठीक है। डबल जो है डबल स्पेरिकल हो गया, ये अलग अलग जो शेप्स है वो हो गया, ये आपको रॉड शेप हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको शेप्स देखने को मिल जाती है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस जो कोकाई है वो अलग स्पेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग टाइप्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि डिप्लो कोकाई है तो इसमें पेयर के फॉर्म में देखने को मिलेगा, जैसे कि दो जो है एक साथ जुड़े होंगे, ठीक है, दो स्पेरिकल, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस निमोनियस में आपको ये देखने को मिलता है जो कि डिप्लोकोकस है, ठीक है। इसके बाद से स्ट्रेप्टोकोकस है, तो इसमें चेन देखने को मिलेगा जो कि स्ट्रेप्टोकोकस एसपीपी में देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि इसमें नहीं दिया हुआ है, नीचे देखते हैं। ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम आगे बात करें तो जो स्टेफाइलोकोकस है तो इसमें आपको मतलब कि क्लस्टर एक प्रॉपर ग्रुप में देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि आपको नीचे देखने को मिला स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे क्लस्टर के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। ये आप देखोगे तो ये आपको प्रॉपर तरीके से चेन के फॉर्म में मिल रहा है, और ये आपको अलग 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 तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब आपके अलग अलग टाइप्स हो गए। इसमें ट्रेट हो गया तो मतलब कि ट्रेट पैक के फॉर्म में मिलेगा, फिर कार्सिनेमा है तो इसमें आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। सेकंडली इसमें जो है बैसिली है तो ये रॉड शेप सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है, सिंगल रॉड शेप होता है, ठीक है। ये शॉर्ट और ये आपका फॉसिफॉर्म रॉड की तरह होता है, जैसे कि आपको सेकंड फिगर में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये सिंगल रॉड की तरह है फ्यूसिफॉर्म। सेकेंडली इसमें स्पाइरल देखने को मिलता है, जिसमें आपको विब्रियो विब्रियो कॉमा हो गया, ठीक है। इस विब्रियो आपको कॉलराई देखने को मिलता है, जैसे कि आपको ऊपर मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये कॉमा शेप में आपको देखने को मिला है, इसमें आपको सही से मिल जाए विब्रियो, इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका विब्रियो हो गया, ठीक है। अब हम इसमें आगे देखें तो विब्रियो हो गया, फिर ये आपको दूसरा जो है वो स्पेरुला हो गया, ठीक है, स्पिरुलम हो गया, ठीक है। इसके बाद से जो है आपका नेक्स्टली जो है वो इस पे है, ठीक है। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबल और मतलब कि ऐसे थिन पतली सी दिखेगी, जिसमें आपको बेरिला हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें आगे देखें तो इसमें आपको नियो मार्फिक देखने को मिलता है, जैसे कि वेरियस शेप्स में होते हैं, जैसे कि आपका नियो प्लाज्मा हो गया, जैसे कॉलमेडिया हो गया, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग इसमें शेप्स में देखने को मिल रहा होगा, जिसमें कोई भी किसी भी एक शेप का नहीं है, अलग अलग जो शेप्स हैं उनमें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें सेकेंडली अगर आगे देखें तो फिलामेंटस है या फिर ब्रांच फॉर्म है, तो ये बहुत सारे ऐसे क्लस्टर बन गया है या फिर फंगी मोल्ड हो गया, तो ये सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि फिलामेंटस आपको देखने को मिल रहा है, ब्रांच फॉर्म हो गया, ये आपको नियो फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है।
स्पेरोचेटा देखने को मिल रहा है, स्पेरुलम देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्पेरुलम अलग शेप में देखने को मिल रहा है, स्पेरुला, ठीक है। तो ये सब अलग अलग इसमें शेप्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। अब साइज और फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग इसमें बैक्टीरिया जो है वो मतलब वैसे तो बहुत छोटी छोटी होती है। तो इसमें आपको वैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया बताना। ये इससे मतलब कि मेन जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से पूछी जाती है, ठीक है। जो शेप और साइज है वो देखने को मिलता है, जैसे कि टिपिकल बैक्टीरिया के अंदर 0.2 से लेकर 5 मतलब म्यू मीटर पर लेंथ में देखने को मिलता है। कॉकाई जो है वो आपको 0.5 से लेकर 1 डायमीटर का मिलता है। ये आपको रॉड शेप होती है या फिर बैरिक भी कर सकता है, ठीक। वेरी स्मॉल बैक्टीरिया जो है वो मायोप्लास्ट हो गया, प्लाज्मा हो गया, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, जिसमें 0.1 से लेकर 0.3 आपको म्यू मीटर देखने को मिलता है, जिसमें आपको कोई सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करें तो ये आपके अलग अलग शेप्स के हिसाब से है, जिसमें ये कोकाई है तो आपका ये 0.1 से 0.5 से लेकर 1 है, ठीक है। रॉडिन है तो ये माइक्रोप्लास्ट है, ठीक है, सॉरी माइक्रोप्लाज्मा है, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग शेप हो गया, ठीक है। हम लार्ज जो बैक्टीरिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मतलब कि सेम एज सिमिलर मतलब जो माइक्रोबैक्टीरियम है उनकी तरह होता है। अब हम लार्ज बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो मतलब कि सीवियर मतलब कि में होती हैं, ठीक है। अलग रिलेटेड फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग जो शेप्स है वो इन्फ्लुएंस करता है बैक्टीरिया के मूवमेंट को और कॉलोनीज और इसके साथ साथ शेप और वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो इसमें होता ही है कि जैसे कि मान लो कि जो ऐसे बड़ा सा ये सेल है तो ऐसे मूवमेंट होकर नहीं सकता, तो उसमें अलग अलग शेप्स हो जाती हैं, तो वो अपना अलग अलग शेप के साथ साथ अलग अलग मोशन करता है, तो उसको आसानी होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो यही बोल रहा है कि शेप जो है वो इन्फ्लुएंस करता है उनके मूवमेंट मोटिलिटी को। जैसे कि कुछ शेप्स ऐसी होती है तो ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे सीधे चले जाएंगे, जैसे स्पर्म है तो ये आपका ऐसे ये पीछे मतलब कि टेल हो गया और ये जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब ऐसे ऐसे ही बढ़ता है मोटिलिटी के बेसिस पे हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें मोटिलिटी के बेसिस पे आपके फ्लैजिला बेसिस हो गया, ठीक है, फिलामेंटस बेसिस हो गया जो कि लास्टली इसमें होता है। और ये आपको मतलब कि कोई भी ऐसे मतलब कि स्मूथ सर्फेस है तो उस पर जा रहा है। अमीबा जो है वो उसमें कोई भी ऐसा शेप नहीं है, मतलब कि इसको हम लोग सीडो कोई भी सूडोपोडिया है तो उसके बेसिस पे ये मूवमेंट करता है, या फिर कोई भी नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो पहला जो है हमारे पास वो फ्लैजिला मोटिलिटी है, ठीक है। इसमें जो है फ्लैजिला जो है वो रोटेशन करता है प्रॉपर तरीके से और ये प्रॉपर तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। सेकेंडली इसमें एक्जिला फिलामेंट है जो एंडोफिलिया बोलते हैं, ठीक है। इसको इसमें हम लोग को जैसे कि एंडोफिलिया स्पाइरोचेटा में देखने को मिलता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस होता है एक मतलब कि क्रॉक स्क्रू मूवमेंट इसमें करता है, ठीक है। क्रॉक स्क्रू मूवमेंट में जैसे कि ऐसे 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 करता है, ठीक है। थर्डली हमारे पास इसमें ग्राइंडिंग मोटिलिटी है, जिसमें कि स्मूथ मूवमेंट होती है सरफेस के ऊपर और प्रॉपर तरीके से फ्लैजिला के मतलब हेल्प से ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो फोर्थली हमारे पास है सीडोपोडिया मूवमेंट करता है। इसमें सीडोपोडिया मूवमेंट जैसे कि आपको प्रोटोजोआ के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें लास्टली जो है वो आपको नॉन मोटाइल मतलब कि ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे कि आपको लैक ऑफ मोटिलिटी स्ट्रक्चर हो गया ये सब के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सब हो गया, जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होगे, जैसे कि इसमें फ्लैजिला लगा हुआ है। फ्लैजिला के बेसिस पे भी डिवाइड होता है कि फ्लैजिला जितना लगा हुआ है तो उसके बेसिस पे भी आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। तो फ्लैजिला अगर एक तरफ से तो उसको अलग बोलते हैं, वैसे मैंने इसमें लिखा या नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होगे कि फ्लैजिला जो है वो एक साइड में है और ये जो है आगे बढ़ रहा है, और इसमें जो देख रहे होगे कि आप फ्लैजिला दोनों साइड है और प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है। और थर्डली इसमें एक्सिलरी मतलब कि फिलामेंट देखने को मिल रहा होगा। और नेक्स्टली अगर इसमें आगे देखें तो आपको ये अमीबॉइड मतलब कि मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि आपका जो बैक्टीरिया है वो मतलब कि सीरोपोडिया के हेल्प से आगे बढ़ रहा है, या फिर कोई भी नॉन मोटाइल है। तो नॉन मोटाइल में होता ही है कि जो भी एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर कोई भी इन्वायरमेंट का सोर्स है तो उसके बेसिस पे वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग शेप्स हो गए इसमें। इसमें आपके जो फ्लैजिला है वो दोनों की तरफ से भी हो सकते हैं, सीलिया के हेल्प से भी जा सकता है, या फिर फिल्स के हेल्प से मूवमेंट कर सकता है। तो ये सब मोटिलिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब हम कॉलोनीज के बारे में बात करेंगे। तो हम कॉलोनीज की अगर डेफिनेशन की बात करें प्रॉपर तरीके से इस स्टेब्लिशमेंट हो रही है या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कोई भी ऐसे माइक्रोब्स का, ठीक है, हमारे बॉडी सरफेस के अंदर, और जैसे कि स्किन हो गया, म्यूकोसा हो गया, और ये मतलब कि ऐसे कॉज नहीं कर रहा है डिजीज को, और बस ये मतलब कि अपनी कॉलोनी बढ़ा रहा है, पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, और इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा जो होता है जैसे कि माइक्रोब जो है वो स्किन के मतलब कि कॉलोनाइज होते हैं, नोज हो गया, माउथ हो गया, गट हो गया, या फिर वजाइनल हो गया, ये सब की तरफ से ज्यादातर इनकी मतलब कि इन्फेक्शन कॉज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फैक्टर जो कि फेवर में रहती हैं कॉलोनीज की, वो एडेशन हो गया, कैप्सूल हो गया, फिल्स हो गए, ठीक है। ये आपके मायोफिल्म फॉर्म हो गया, ठीक है। बायोफिल
बायोफिल्म में की अगर हम बात करें तो ये कम्युनिटीज होती हैं माइक्रोब्स का, जो कि इम्बेडेड होती है हमारे मैट्रिक्स के अंदर सरफेस पे, और ये जो है मतलब कि कैटेगराइजेशन या फिर ऐसे कोई भी इम्प्लांट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें जो है माइक्रोब्स और ये मतलब होस्ट जो है वो डिफेंस में काम करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो ये मतलब अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि जब होस्ट है वो इम्यूनिटी मतलब कि उसका खराब हुआ है तो उस समय पे जो होस्ट है वो अपना मतलब कि इन्फेक्शन कॉज कर देता है, जैसे कि कैंडिडा है। ठीक है, इसमें आपको क्लिनिकल नोट्स में अगर देखें तो प्रिवेंट हम लोग करते हैं कॉलोनाइजेशन को, जो भी अलग अलग मतलब कि डिवाइसेस होती हैं उसके बेसिस पे, जैसे कि एंटीसेप्टिक इंसर्शन हो गया, टाइमली मतलब कि रिमूवल हो गया, इस तरीके से हम लोग बचाव करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है जैसे कि इनिशियल अटैचमेंट है। ठीक है, सेकेंडली इसमें जो है जो भी मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसका कॉलोनी बढ़ रहा है और इसमें जो है मैच्योर हो रहा है और ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसके बाद से ये इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर रहा है, डिप्रेशन सॉरी डिस्पर्शन डिस्पर्सरल ये स्टार्ट कर रहा है और ये जो है इन्वायरमेंट जो है वो टेकर करने लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसी में आगे बात करेंगे ग्रोथ और जो भी न्यूट्रिशन है हमारे माइक्रोब्स के लिए वो सब है। ठीक है, ग्रोथ की हम पहले बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ जो है वो हमारे ग्रोथ कर्व फेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन करता है, बाइनरी फ्यूजन, तो इसमें जो है कॉमन ये बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बनने का। तो इसमें ये ग्रोथ कर्व फेज है जिसमें अलग अलग 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो स्टेज है वो लैग फेज है। लैग फेज में होता है ये कि जो भी सेल डिवीजन है वो थोड़ी सी हो रही है और मतलब कि मेटाबॉलिज्म जो एक्टिव कर रहा है और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड जो है वो लॉग फेज है, जो कि रैपिड इसमें सेल डिवीजन हो रही है, जैसे कि आपको यहाँ से लेके यहाँ के फेज में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसमें आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड मतलब कि फेज है जो कि आपका प्रॉपर स्टेबल फेज है, देन जो है डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो रही है, और लास्टली इसमें जो है वो डेथ फेज है जो कि आपके डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो रही है, जैसे कि डेथ की तरफ आप बढ़ रहे हो। जैसे कि मान लो कि कोई भी बेबी अगर ग्रोथ होता है तो ये मतलब कि लैग फेज में होता है। लैग फेज में होता है कि इनिशियल जो न्यूट्रिशन मिल रहा है मतलब कि मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो ये इससे जो है प्रॉपर वो लॉग फेज में जाता है। लॉग फेज जो है वो उनको उसको उसकी जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ रेट है या फिर सेल डिवीजन की रेट है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद से वो मतलब कि उसकी एज हो जाती है और ये जो है डेथ की तरफ बढ़ने लगता है। तो वही है कि आप सही तरीके से ऐसे कॉमन फेज में इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये लैग फेज में क्या करते हैं, एडॉप्टेशन करते हैं, फिर ये जो है एंजाइम मतलब कि सिंथेसाइज करते हैं बैक्टीरिया। ठीक, लॉग फेज में ये लोग रैपिड सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये मतलब कि स्टडी करते हैं जो भी हमारे सेल के अंदर फिजियोलॉजी है। ठीक है, देन इसमें जो है न्यूट्रिशन लिमिटेशन होता है तो ग्रोथ रेट इनका कम होता है और डेथ रेट बढ़ने लगता है। ठीक है, और इसके बाद से डेथ फेज हो जाता है, जो कि मतलब कि टॉक्सिसिटी ये सब न्यूट्रिएंट और ये सब टॉक्सिन प्रोवाइड करने लगते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब हम लोग जनरेशन टाइम की बात करें तो ये जो है टाइम ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, इसमें वैरी करता है जो भी स्पीसीज है या फिर कंडीशन के बेसिस पे, जैसे कि ई कोलाई है वो 20 मिनट में उसके ऑप्टिमम मतलब कि कंडीशन में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो इस ये सब हो गया। अब हम बात करेंगे आगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की। ठीक है, तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, जो कि मतलब कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये सब इनको चाहिए। ट्रस्ट मतलब एलिमेंट है जो कि आयरन, मैग्नीशियम, जिंक हो गया, ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, विटामिन और ये सब एंजाइम हो गया। ठीक है, अब एनर्जी सोर्स क्या होता है, तो ऑटोट्रॉप हो सकता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब कि पैथोजन जो है वो ले रहा है, लेके बना रहा है। हेट्रोट्रॉप हो सकता है जो कि ऑर्गेनिक मतलब कि कार्बन से वो पैथोजेनिक हो जा रहा है और सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब करें तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैटेगरीज है, जिसमें ऑब्लिगेट एनाएरोब है, सॉरी एरोब है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, और ऑब्लिगेट एनाएरोब है तो इसमें जो है वो स्किल्ड और मतलब कि इन्वेटेड चाहिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, फैसिलिटेट एनाएरोब है जो कि ग्रोथ होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एब्सेंस में, दोनों में ही हो सकता है। ठीक है, माइक्रो एरोफिल्स है जो कि मतलब कि रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन मतलब कि टेंशन रिक्वायर्ड होता है रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन के लिए। ठीक है, और इसके बाद से एरो टॉलरेंस एनाएरोब है जो कि मतलब कि इंडिफरेंट होता है ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये सब हो गया। अलग अलग पीएच पे भी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि जो कि ह्यूमन पैथोजेनिक है तो वो मतलब कि स्टमक के अंदर 7 और 7.4 से ऑप्टिमम होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके बाद से हम आगे बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो जैसे कि बैक्टीरिया है वो आइसोट्रॉप इन्वायरमेंट में रहते हैं। हाइड्रोफिल जो है वो प्रॉपर हाई मतलब कि हाई जो सॉल्टी एरिया है वो सब टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर आप देख ही सकते हो। ठीक है, वाटर एक्टिविटीज है तो उसमें भी जैसे कि वाटर मॉइस्चर है तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स हैं वो देखते हैं। ठीक है,
तो इसमें हमारे पास सैक्रोफिल है जो कि मतलब ग्रोथ होता है लो टेम्परेचर पे, जैसे कि बिलो देन 20 डिग्री सेल्सियस पे ये इन्वायरमेंटली ग्रोथ होता है, ठीक है। इसके बाद से सैक्रोट्रॉप्स है, ठीक है, सैक्रोफिल्स हो गए, सैक्रोट्रॉप्स है, तो इसमें जो है लोअर टेम्परेचर होता है 20 से लेके 30 के बीच में, ठीक है, ये जैसे कि फूड को स्पॉइल कर सकता है, ठीक है। मेसोफिल्स है, मेसोफिल्स जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है 20 से लेके 40 टेम्परेचर, ठीक है, और मोस्ट ऑफ ह्यूमन जो पैथोजन है वो मतलब कि 37 डिग्री सेल्सियस पे रहती हैं, ठीक है। थर्मोफिल्स है, तो थर्मोफिल्स जो है वो 45 से लेके 70 डिग्री सेल्सियस पे रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से हाइड्रो थर्मोफिल्स हैं, तो ये 70 से भी ज़्यादा मतलब कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मतलब कि हो गया क्लिनिकल मतलब देखें तो बॉडी टेम्परेचर जो है सपोर्ट करता है मेसोफिल्स को, ठीक है, जो कि ह्यूमन पैथोजन कॉज करते हैं। फीवर जो है वो फीवर अगर हम लोग को हो रहा है तो उनका जो टेम्परेचर एक प्रॉपर सर्वाइवल के लिए चाहिए, लेकिन फीवर जो है वो मतलब कि उनको सर्वाइवल से बचाता है, जैसे कि टेम्परेचर जो बॉडी का हम लोग का है वो बढ़ जाता है और उन लोगों को किल करने में काम आता है, ठीक है। फीवर में इनहिबिट ग्रोथ और ये पैथोजेनिक एक्शन को मतलब कि सर्वाइव करने में काम आता है, ठीक है। मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर इसमें बहुत ज़्यादा इनिशियल प्ले करता है, जैसे कि वाटर जो है वो एक प्रॉपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए प्रॉपर एक न्यूट्रिएंट का काम करता है, मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्ट का ये सपोर्ट करता है, ठीक है। लो वाटर एक्टिविटी जैसे कि ड्राई इन्वायरमेंट हो गया या फिर हाई शुगर सॉल्ट एरिया हो गया, तो ये इन्वेट करते हैं फूड मतलब कि फूड जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रिवेंट होता है, ठीक है। और इसमें हम आगे देखें तो वुंड जो है वो नेक्रोसिस हो गया या फिर मतलब कि पुअर परफोरेशन हो गया, रिटेन मॉइस्चर, और ये मतलब कि फेवर ग्रोथ होता है एनारोबिक का, और इस तरीके से ये काम करते हैं। जैसे कि मैं इसको अच्छे से समझाऊं तो वुंड मतलब कि कोई भी घाव हुआ या फोड़ा हुआ है तो उससे जो है नेक्रोसिस मतलब कि सड़ने से जो डेथ होना ये हो गया, या फिर मतलब पुअर परफोरेशन कोई भी ऐसे कट लगी है तो वो जो है थोड़ा बाहर की तरफ दिख रहा है, तो वहाँ पे मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर मतलब कि वाटर कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो उनके लिए जो बैक्टीरियाज हैं वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होता है एनारोब्स का, ठीक है, तो अब वहाँ पे मतलब गैंग्रीन फॉर्म हो सकता है, ये सब आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बॉडी हम बात करेंगे और उसके ब्लड फ्लूइड के बारे में, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के बारे में। इसमें जो मतलब ग्रोथ होती है इन मोमेंट के तौर पे, जैसे कि बैक्टीरिया जो है उसने जो उसका जो ब्लड हम लोग का जो ब्लड है उसी को अपना इन्वॉल्वमेंट मान लिया, तो जो ब्लड का है वो नॉर्मली जो है वो स्टेराइल होता है, ठीक है, मतलब कि कोई माइक्रोब्स नहीं होता है, कंटेन करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट को, जिसमें ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है और बहुत सारे ऐसे सपोर्ट मतलब जो पैथोजन होते हैं उनको सपोर्ट करता है ग्रोथ में। और इसके साथ साथ अलग अलग मतलब ऐसे न्यूट्रिशन की तरह ये लोग यूज़ कर लेते हैं ग्लूकोज को, प्रोटीन को, और वो लोग बहुत इसमें ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में ही। इसमें बैक्टीरियमिया है, ठीक है, स्पेक्टमिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो इसमें हम आगे अगर देखें तो बॉडी फ्लूइड्स हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के बॉडी फ्लूइड्स हैं, जैसे कि CSF हो गया, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, फिर हमारा जो लीवर है उसके पास होता है पेरिनियल फ्लूइड हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है। ये भी नॉर्मली स्टेराइल होता है, लेकिन जो है उनके मतलब इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरिया इसमें रहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी हमारा स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट करते हैं वो एसेप्टिक होता है, अवॉइड करते हैं हम लोग कंटामिनेशन को, इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे अगर देखें तो ब्लड कल्चर मीडिया है, ब्लड कल्चर मीडिया जो है वो डिटेक्ट कर मतलब सपोर्ट करता है डिटेक्शन में बैक्टीरिया के बारे में, और उसके जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो मतलब सिस्टम है उसके बारे में, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करें तो कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फास्टिडियमस है, ठीक है, ये जो है रिक्वायर्ड होता है हमारे बहुत सारे मीडिया के अंदर, जैसे कि चॉकलेट अगार हो गया, ठीक है, ये हमारा फिलस हो गया, ठीक है, नाइजीरिया हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। अब हम इसमें आगे बात करें तो हमारा जो है सीरम फैक्टर्स हैं, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, एंटीबायोटिक होती है जो कि इन्वेट करते हैं माइक्रोब्स को, और इसमें जो है मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सेरोलॉजी में इसका यूज़ होता है, लैब टेस्ट में यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो लेबोरेटरी मेथड्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करती हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप, इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्री एनालिसिस स्टेप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसमें बात करेंगे कि प्रॉपर जो मतलब कि स्पेसिमेन सिलेक्शन हो रही है उसमें, ठीक है, इसमें जो है चूज़ करते हैं पहले साइट को और टाइप को, जैसे कि पस हो गया, फिर ब्लड हो गया, फिर इसमें यूरिन हो गया, स्पूटम CSF हो गया, ठीक है। इसमें पोजीशन और सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, और जो साइट्स होती हैं वहाँ से हम लोग प्रॉपर तरीके से लेते हैं, ठीक है। इसमें सेकेंडली देखें तो एसेप्टिक कलेक्शन हो गया, जिसमें कंटामिनेशन हम प्रिवेंट करते हैं, टाइमली उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका जो भी मतलब अप्रोप्रिएट तरीके से मीडिया में हम लोग भेजते हैं, और जैसे कि ब्लड कल्चर बॉटल्स हो गए, ठीक है, इसमें जो भी हमारा स्टूल हो गया तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से लेके गए, करेक्ट स्टोरेज करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेशन हो गया, जो कि डिले होगा तो वो मटेरियल जो है वो मतलब कि टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है उससे केस में, और इसमें रिक्वायर्ड रीजन को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड कल्चर है तो इसमें अलग अलग कल्चर्स हैं, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें टाइप्स ऑफ मीडिया है, कल्चर मतलब कंडीशन है और कॉलोनीज है, ठीक है। तो इसमें फर्स्टली हम इसमें देखेंगे
पहले तो जनरल जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ किया जाता है, इनलार्जमेंट किया जाता है और इसके बाद से सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद से दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इसमें अलग-अलग इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको टेम्परेचर और ये सब हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। साइज़ और ये आपके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अगर देखें तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे साइज़ स्मॉल है या बड़ा है, छोटा है, ये कलर के बेसिस पे, फिर आपको जो अल्फ़ा, बीटा, गामा है उसके बेसिस पे, या फिर कंसिस्टेंसी के बेसिस पे हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। मिडिल वन कंटामिनेशन स्टेट है, सॉरी इंक्यूबेशन स्टेट है, तो इसमें जो है मतलब प्रॉपर तरीके से जो बैक्टीरिया है वो कितने दिन तक काम कर रहा है, कितने दिन तक वो रह सकता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टाइप हो गए। फर्स्ट वन में अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ मीडिया हम देख रहे हैं, जैसे कि इसमें सेलेक्टेड मीडिया हो गया, फिर डिफरेंशियल हो गया, फिर ये अलग अलग टाइप्स हो गए। इंक्यूबेशन में हम टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं कि कितने दिन में वो असर कर रहा है, या फिर ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड या टेम्परेचर के बेसिस पे ये कैसे सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। और कॉलोनी मार्फोलॉजी है, तो इसमें साइज और कलर और इसके जो मूवमेंट है या फिर मतलब कंसिस्टेंसी है उसके बेसिस पे हम लैब्स को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम इसमें वैसे तो ऊपर स्ट्रेन सही से समझ नहीं आया होगा, तो इसको मैं एक बार थोड़े छोटे ही फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन जो है वो एक तरीके का कलरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्ट्रेन मतलब कि कलर करके देखते हैं कि जो वैसे तो ये दिखते नहीं है, तो उनको कलर करके विजिबल करते हैं और माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं और उनका जैसे चलना हो गया या फिर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये सब हम लोग उसमें टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हमारे पास सिंपल स्टेन है, जिसमें हम लोग सिंगल डाई से हम लोग कलर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उसके शेप, साइज और जो भी अरेंजमेंट है उसको हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया के। तो ये हमारा पर्पस हो गया, जो कि अलग अलग डाई इसमें यूज़ होता है, जिसमें हमारे पास मिथाइल ब्लू हो गया, फिर हमारे पास ये क्रिस्टल वॉयलेट हो गया, सेफ्रोनिन हो गया, ठीक है। ये सब गया। प्रोसीजर इसमें सिंपल होता है, जैसे कि पहले तो स्मेयर लिए, ठीक है, उसको हीट किए और ऐड किया उसमें स्टेन 1 मिनट के लिए, और वॉश कर दिया और ड्राई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से डाई होता है। रिजल्ट जो है वो अपीयर होता है सेम, मतलब कि सारे बैक्टीरिया जो है वो सेम कलर के दिखने लगते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंशियल मतलब स्टेनिंग है, तो इसमें अलग अलग 2 स्टेन का यूज़ किया जाता है, मतलब कि 2 कलर्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ग्राम स्टेन हो गया, ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव हो गया, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल होता है और ग्राम निगेटिव पिंक होता है, 2 डिफरेंशियल कलर होता है, ठीक है। अब इसमें होता है पहले क्रिस्टल वायलेट जो है वो मतलब कि प्राइमरी स्टेन होता है, ठीक है। आयोडीन मॉडरेट मतलब कि मॉडरेट होता है, ठीक है। अल्कोहल जो है वो हम डिकलरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो मतलब कि सेफ्रोनिन होता है वो हमारे पास काउंटर स्टेन के लिए होता है, मतलब कि सारे ही स्टेन को धुलने के लिए, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम आगे बात करें तो रिजल्ट जो है वो आपको ग्राम पॉजिटिव का पर्पल देखने को मिलता है, ग्राम निगेटिव का रेड या फिर पिंक देखने को मिलता है, ठीक है। इसी में हमारे पास जो आगे है वो हमारे पास AFB है, स्ट्रेन है, जिसमें हम आगे देखेंगे। तो इसके हम लोग बोलते हैं एसिड फास्ट बैसिली बोलते हैं, जो कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को मतलब स्टेन करने में काम आता है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो इसमें हमारे पास कार्बोल फ्यूसिन फचसिन फचसिन और हीट होता है। अल्कोहल एसिड और अल्कोहल हम लोग डिकलरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो भी हमारा मिथाइल ब्लू है तो उसको हम लोग ऐसे मतलब कि काउंटर स्टेन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि डिस्कलर के लिए। और जो रिजल्ट है अगर मतलब कि मायोबैक्टीरियम कौन सा है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो वो रेड आएगा, और अगर नहीं है तो वो ब्लू आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे बात करें तो ये हमारे पास स्पेशल स्टेन मेथड होता है, जिसमें अलग अलग इसमें टाइप्स हैं। जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो कैप्सुलर स्टेन होता है, जिसमें ये निगेटिव स्टेन होता है। पर्पस जो होता है वो डिमोन्स्ट्रेट करना, जो भी कैप्सूल है, मतलब कि कैप्सूल जो वेयर करते हैं माइक्रोब्स, ठीक है। तो इसमें जो है बैकग्राउंड स्टेन हम लोग कर देते हैं, जैसे कि मान लो कि ये एक आपका स्लाइड है, ठीक है। तो आपको ये जो बैक्टीरियाज है, मतलब कि छोटे छोटे स्पोर्स हैं, और इसमें आपको मतलब देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि इन सभी को ना रंग के, इनका जो बैकग्राउंड है, मतलब कि पीछे का जो मान लो कि ये नहीं दिख रहे हैं, तो अगर आप पीछे का बैकग्राउंड अगर रंग देते हो तो वो दिखने लगेंगे। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको स्टेन करते हैं, बैकग्राउंड को हम लोग स्टेन कर देते हैं, और कैप्सूल जो वो क्लियर तरीके से दिखने लगता है, ठीक है। डाई करते हैं हम लोग इंडिया इंक से, और हमारा जो भी एग्रो सीन है, ठीक है। इससे रिजल्ट जो है वो मतलब कैप्सूल जो है वो क्लियर दिखने लगता है, बैकग्राउंड जो है काला होता है, और इसके साथ ये आपको कलर मतलब कि सेल जो है लाइट कलर के दिखने लगते हैं, ठीक है। अब स्पोर स्टेन है, जिसमें हमारे पास इस जो स्पोर्स है वो कैसे हम लोग स्टेन करते हैं, तो ये इस बैक्टीरियल स्पोर के लिए होता है, डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें हमारे पास मेलाचाइट ग्रीन यूज़ करते हैं हीट के साथ, तो हम लोग स्टेन करते हैं मतलब कि स्पोर को, और जो स्टेनिंग है तो वो हमारे पास स्टेन करती है वेजिटेटिव सेल्स को, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट जो है वो स्पोर्स का ग्रीन आता है और वेजिटेटिव सेल्स का रेड आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो LPCB है, जो कि हमारे पास लेप्टो फिनॉल कॉटन ब्लू है, ठीक है। ये एक टेस्ट होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं फंगी को, कंटेंट होता है इसमें बैक्टीरिया जो भी लैक्टेटिंग एसिड है, ये हम मतलब कि प्रिवेंट करता है, प्रिजर्व करता है फंगी के स्ट्रक्चर को, जो
फिनॉल है वो किल करता है फंगी को, कॉटन ब्लू है तो वो मतलब स्टेन करता है हमारे फंगल सेल को, ठीक है। तो ये सब हो गया रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जो रिजल्ट फंगी जो है वो अपीयर होता है ब्लू और मतलब क्लियर उसको जो उसका हाई पी है और स्पोर्स है वो देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास KOH मोल्ड है, तो इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं फंगी के मतलब कि जो फंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास वो हमारे पास KOH मोल्ड है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग डिटेक्ट करते हैं फंगी एलिमेंट्स को स्किन के ऊपर, नेल के ऊपर, जो भी स्पूटम है उसके ऊपर, ठीक है। प्रिंसिपल्स जो है वो 10 से 20% KOH है जो कि डिटेक्ट मतलब कि डिजोल्व होता है हमारे क्रेटिनिन के साथ, और ये जो है फंगी जो है वो विजिबल होने लगती है। फंगी जो है वो मतलब कि उसकी हाईपी जो है, हाईपी मतलब कि ऐसे ऐसे जो उसके मतलब बॉडी पे रहती है वो सब हो गया, वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीके से थ्रेड के फॉर्म में देखने लगती है, ठीक है। अब कल्चर मीडिया, ये अलग अलग टाइप्स हो गए। कल्चर मीडिया का मतलब ये होगा कि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल्चर का मतलब हो गया कि ग्रोथ हम लोग कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करके, ठीक है। मीडिया में आपके अलग अलग टाइप्स हो गए, जैसे कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है जनरल जो न्यूट्रिएंट है उसके बेसिस पे कर रहे हैं, इंक्यूबेशन के बेसिस पे, लर्चमेंट के बेसिस पे, ऐसे ऐसे हम लोग इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो भी है वो मैं बताता हूँ। लिक्विड मीडिया तो इंसॉल्वेंट एजेंट हो गया, जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गया, ठीक है। सॉलिड में हमारे पास अगार हो गया, अगार मतलब कि जो सी बेड पे मिलते हैं हमने, और उसको हम लोग न्यूट्रिशियस अगार होता है तो उसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सेमी सॉलिड जो है वो मतलब कि 0.5% अगार हो गया, मोटाइल टेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ स्टेन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मतलब कि अलग अलग जो मटेरियल है वो दे रहे हैं। तो सिंपल जो मीडियम है वो रूटीन फॉर्म में हम न्यूट्रिएंट अगार दे रहे हैं या फिर दूध दे रहे हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि सेमी सिंथेटिक जो है वो आपके नेचुरल हो गए या फिर कोई भी पार्टली केमिकल हो गए, तो ये सब हो गया। सिंथेटिक जो है आपके जो भी हम सिंथेटिक कंपोनेंट्स दे रहे हैं, जैसे कि जो मिनिमाइज कर रहे हैं मीडियम को, वो हो गया, ठीक है। इसमें हम आगे बात करें तो इनलार्ज मीडिया है, तो इसमें ब्लड हो गया, स्पूटम हो गया, या फिर ये एग हो गया तो उसके में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें अलग अलग जो टाइप्स हैं, जैसे ब्लड अगार हो गया, चॉकलेट अगार हो गया, ये सब इनलार्जमेंट मीडिया है। तो इसमें जो है इनहेंस करता है ग्रोथ को, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि हमारे पास सेलेनाइट F ग्रुप है, ठीक है। सल्मोनेला में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास एल्कलाइन है, तो ये आपको पेप्टोन वाटर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। सेलेक्टिव हमारे पास मीडिया है, जिसमें इनबिट करता है अनवांटेड बैक्टीरिया अलाउ करता है ये स्पेसिफिक मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इसमें हमारे पास अलग अलग जो बैक्टीरिया हैं उसमें देखने को मिलता है, जैसे कि मैकोकॉन की एगार हो गया, या फिर मिनिटोलिल सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया। डिफरेंशियल अगार है, तो ये इसमें जो है सॉल्ट मतलब कि सॉलिड कलर शो करता है, चेंजेस जो उस डिफरेंशियल अगर है तो इसमें जो है कलर चेंज होता है डिफरेंशियल स्पेसिमेन के साथ, ठीक है। एग्जांपल में अगर देखें तो बैककॉर्न की जो अगार है वो मतलब कि लैक्टोज के साथ मतलब कि सही तरीके से फर्मेंटर की तरह यूज़ करता है, पिंक, और ये जो नॉन लैक्टोज होते हैं वो येलो दिखते हैं, ठीक है। ब्लड अगार जो है हीमोलाइसिस पैटर्न दिखाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट टेक्निक है वो हमारे पास पुअर कल्चर मीडिया है। तो पुअर कल्चर मीडिया का पर्पस होता है कि आइसोलेशन हम लोग करते हैं कॉलोनीज का सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। मतलब कि एक छोटी सी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो कल्चर बन गया है तो उसको हम लोग बाकी सब दूसरे माइक्रोब से अलग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो ट्यूब डाइल्यूशन मेथड हो गया, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को डाइल्यूट करते हैं बूथ ट्यूब के अंदर और इसमें जो है आइसोलेट करते हैं स्टेन से, ठीक है। सेकेंडली इसमें देखें तो प्योर हमारे पास प्लेट मेथड हो गया, जिसमें हम लोग डाइल्यूट करते हैं सिंपल और मोल्ड मतलब कि मोल्टेड आगार के अंदर प्योर प्लेट के अंदर, और ये जो है कॉलोनीज और इनसाइड और सरफेस के ऊपर देखने को मिलती है, ठीक है। सेपरेट प्लेट्स हो गई, जो कि मतलब कि सिंपल जो है सैंपल जो है वो सेपरेट होती है सॉलिड आगार में, और ये जो है लूज करते हैं हम लोग एल से मतलब कि स्प्लेंड में, ठीक है। इसमें हमारे पास आगे अगर देखें तो हमारे पास स्ट्राइक प्लेट है, तो स्ट्राइक प्लेट टेक्निक है, तो इसमें मोस्ट कॉमन होता है सिंपल स्टेन, और 4 क्वार्टर्स में देखने को मिलता है। डाइल्यूटेड बैक्टीरिया आइसोलेटेड कॉलोनीज इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें हमारे पास एनाएरोबिक, सो नेक्स्ट हमारे पास है एनाएरोबिक कल्चर बैक्टीरिया है। इसमें गोल जो होता है वो ग्रोथ कर रहे हैं बैक्टीरिया का हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं एनाएरोबिक कल्चर जो मीडिया होती है उसके ऊपर है, जैसे कि अलग अलग इसमें टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स हैं। इसमें 4 मेनली मेथड्स हैं, वो देखेंगे हम लोग। इसमें टाइप्स होती हैं, सिलेक्टेड हो गया, डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। एग्जांपल में अगर देखें तो ये आपके एग्जांपल हो गए, जो भी मशीन है जार है वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो मेथड्स में हमारे पास जार इसमें 4 मतलब कि दिए हुए हैं। तो फर्स्टली हमारे पास है गैस पक जार, ठीक है। तो इसमें रिमूव करते हैं पहले हम लोग ऑक्सीजन को, ठीक है। जनरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन को, ठीक है। और इसके बाद से मतलब कि कैटेलाइज करते हैं हम लोग, कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन को वाटर के अंदर, ठीक है। और इसके बाद से सेकेंडली अगर देखें तो हमारे पास एनाएरोबिक चैम्बर्स हैं,
जो कि मेनली ये परफॉर्म कर होती है ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और थर्डली अगर देखें तो इसमें हमारे पास रिड्यूस मीडिया है, कंटेन करता है हमारे पास जो भी रिड्यूस एजेंट होती है और ऑक्सीजन को लो रखता है। और फोर्थली हमारे पास कैंडल जा रहा है तो इसमें हमारे पास माइक्रो एरोफिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब 4 टेक्निक हो गए और ये आपके फिगर्स हो गए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ई नंबर हमारा सेरोलॉजिकल टेस्ट की हम अगर बात करें तो इसमें होता यह है कि जो मतलब कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो हम स्टडी करते हैं इसमें एंटीबॉडीज़ का, एंटीजन का, जो कि बॉडी को हमारे मतलब कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें अलग-अलग जैसे कि जो प्रोसेस होती है, मान लो कि किसी पैथोजन ने एक्ट किया है तो उस समय पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो चेंजेस हुए रहते हैं या फिर ऐसे कुछ चेंजेस होने वाले रहते हैं तो उसके बीच में हम लोग देखते हैं चेंजेस और उसको हम लोग समझ के मतलब ऐसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें जो है एग्लूटिनेशन है, तो इसमें भी हम लोग एंटीबॉडी और एंटी जो जेन है उसका हम लोग प्रॉपर तरीके से ऐसे क्लैंपिंग देखते हैं, ठीक है। वो सही तरीके से क्लैंप हुआ है कि नहीं, ये हम इससे विडाल टेस्ट करते हैं जिसमें हम लोग सेल्मो सैल्मोनेला सैल्मोनेला को हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम आगे देखें तो ब्यूरुसिला और जो भी हमारे रैपिड लेटेक्स एग्लूटिनेशन होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करें तो एलिजा टेस्ट होता है, तो एलिजा को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एलिजा जो है एक मतलब कि डिटेक्ट करते हैं हम लोग इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन को, जैसे कि ये मतलब ऐसे पता चलता है, ठीक है। इसमें एचआईवी और जो भी हमारे मतलब कि एचबीएसएजी जो टेस्ट मतलब कि पता चलता है। thirdly हमारे पास है फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आपको पता चला होगा फ्लोरेसेंस मतलब चमकना होता है, तो इसमें प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको डाई करते हैं, जैसे कि एंटीजन डिटेक्शन और स्मेयर है या टिश्यूज है तो उसको हम लोग डाई करते हैं और उसको हम लोग चेक करते हैं माइक्रोस्कोप से, और अगर वो मतलब कि साइन करता है तो ये ऐसे टेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर यूवी रे जो है वो चलाया जाता है और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो इससे जो भी मतलब कि फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, तो ये हमारा इम्यूनो फ्लोरेसेंस टेस्ट हो गया, ठीक है। सो नेक्स्टली हमारे पास मॉलिक्यूलर मेथड है जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इसमें हम लोग डिटेक्ट करते हैं जो भी हमारे स्पेसिफिक डीएनए आरएनए सीक्वेंसिंग है और इसमें हाईली सेंसिटिविटी और जो भी स्पेसिसिटी है तो उसके बेसिस पे हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। सेकेंडली इसमें देखें तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें टेस्ट है NAAT होता है जिसमें हम लोग जैसे कि जो एम्प्लीफिकेशन इसमें न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलता है उससे टीबी है या आपका क्लाइमार्डिया क्लेमिडिया है, ठीक है, गोनोरिया है, फिर वायरल डिटेक्शन है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो सीक्वेंसिंग है। सीक्वेंसिंग में हम लोग 60S जो आरआरएनए है, डीएनए, उसमें हम लोग देखते हैं मतलब जीन को, और सीक्वेंसिंग को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरियल आईडी से और इस तरीके से हमें पता चलता है, ठीक है। अब हम मॉडर्न जो मतलब रैपिड टेस्ट होते हैं जो कि जल्दी मतलब ऐसे बताते हैं, तो इसमें हमारे पास मॉल टेस्ट है। मॉल जो है वो रैपिड प्रोटीन के जो मतलब फिंगरप्रिंट है, तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सा स्पीसीज आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है। इसमें सेकेंडली देखें तो ऑटोमेटेड हमारे ब्लड कल्चर है, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो कि फास्टर डिटेक्शन, और AST है तो उसमें हम लोग आगे देखें तो AST हमारे पास है, तो AST एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें पहले डेस्क डिफ्यूजन होता है, ठीक है, फिर MCA मतलब कि डिटर्मिनेशन होता है, और इसके बाद से हमारे पास जो भी हमारा मतलब टेस्ट है, स्टेप है, वो देखते हैं और जो मतलब इंटरप्रेट करते हैं जो भी गाइडलाइन है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब जो भी हमारा तो इसमें हम अदर टाइप्स की बात करेंगे, तो मेनली इसमें 3 टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट जो है वो टॉक्सिन हमारा डिटेक्शन है जिसमें टॉक्सिन ऐसे जो है वो मतलब डिटेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंडली इसमें जो दिया हुआ है फेस टाइप है या फिर सेरो टाइप है, तो इसमें जो एपिडेमियोलॉजिकल मतलब टाइपिंग होती है उसके बेसिस पे होता है। कल्चर ऑफ वायरस है, सेल कल्चर क्या है, फिर इसके अलग-अलग जो टेक्निक्स है उसके बेसिस पे ये होता है, ठीक है। अब ये जो मेन पार्ट है, ये लास्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा ये पूछता है, पूरा नहीं पूछेगा लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो ज़रूर किसी भी क्वेश्चन में आप चिपका सकते हो, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अलग-अलग जो प्रैक्टिस और जो भी नर्सिंग पॉइंट्स है वो उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली इसमें जो है हम लोग पहले तो प्रॉपर तरीके से जो मतलब स्पेसिमेन है उसको कलेक्ट करते हैं और ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। ग्राम स्ट्रेन और कल्चर में हेल्प करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है उसके अंदर हेल्प करते हैं। रैपिड टेस्ट के अंदर हेल्प करते हैं, जैसे एंटीजन, एंटीबॉडी और पीसीआर हो गया, तो उसको हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग अर्ली मतलब ट्रीटमेंट में इसमें हेल्प करते हैं अगर कुछ देखने को मिल रहा है तो, ठीक है। इसके बाद से हम आगे देखें तो नॉलेज और मतलब कि नॉलेज ऑफ ग्रोथ जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं, जैसे मीडिया, ऑक्सीजन और टाइप्स हो गए, तो ये सब हम लोग लैब रिपोर्ट के बेसिस पे इंटरप्रेट करके हेल्प करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर का भी ध्यान देते हैं, जैसे कि जो कॉलोनाइजेशन है और ये सब में हेल्प मिले और सही तरीके से कुछ ऐसे बीमारी ना फैले, ठीक है। अवेयर रहते हैं सारे ही टाइप के रेजिस्टेंस मतलब ऑर्गेनिज्म, जैसे कि MRC ऐसे हो गया, ESBL हो गया, फिर MD
RA और TB हो गए, ये सब के बारे में, और प्रॉपर तरीके से ऐसे अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस रखने हैं, और इसके साथ साथ बैक्टीरियल स्टॉर्डशिप का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और जो भी हमारा कम्युनिकेशन स्पेसिमेन डिटेल होता है उसको भी हम ध्यान में देखते हैं, जैसे कि जो उसका मतलब कि साइट है, या फिर कोई भी एंटीबायोटिक मतलब कि किसको देना है तो उस बेसिस पे, और माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल्स को भी हम लोग इस लैब्स को भी देखते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यह मतलब कि वैसे तो समरी है, आप इसको देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल चैप्टर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा यूनिट नंबर 3 है, और ये हमारा मतलब कि सेकंड, मतलब कि इसके बाद से एक और यूनिट है जो कि हमारा लास्ट यूनिट रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी जो भी मतलब कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बात करेंगे, और ये हम अकॉर्डिंग टू INC सिलेबस से पढ़े हैं। तो आप अगर कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो तो आप इसको देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो बाकी सारी जो यूनिट्स हैं वो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर कॉमेंट पिन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे भी माइक्रोब्स या कोई भी ऐसे मतलब कि छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऐसे हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं पैथोजन की तरह, और हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं या फिर इलनेस या डिजीज कॉज करते हैं, तो उनको हम लोग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में कंट्रोल कैसे करते हैं, या फिर ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर ऐसे अलग अलग सीवियरिटी क्या होती है, कैसे हम लोग उसको मतलब कि क्योर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो इसके अंदर इंक्लूड होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, और ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे उन सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस के बारे में जो कि हार्म हमारे बॉडी को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास कोकाई है, ठीक है। इसमें हम लोग अगर देखें तो ये एक तरीके का स्पाइरल बैक्टीरिया होता है। कोकाई एक रॉड सेप बैक्टीरिया होता है जो कि अगर होता है पेयर में, ठीक है, चेन में और क्लस्टर में, मतलब कि पेयर मतलब कि जोड़े में होगा, चेन मतलब कि आपको अलग अलग ऐसे लाइन से लगा रहेगा, और क्लस्टर मतलब कि आपके मतलब कि ऐसे ग्रुप्स में रहेगा, ठीक है। ये तीनों पार्ट में हो सकता है। इसको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन में हम जो कि हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ग्राम स्टेन से हम लोग अलग करते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव हो सकता है। तो ग्राम पॉजिटिव में अगर देखें तो ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई है उसके बारे में GPC बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्टेन किया जाता है पर्पल कलर से, क्योंकि इसमें जो थिक लेयर होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन होता है। पेप्टिडोग्लाइकन का उनके ऊपर सेल वॉल होता है, मतलब कि एक जो प्राइमरी जो सेल वॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मतलब कि प्रिमिटिव टाइप का सेल वॉल है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसमें इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट मतलब कि जो भी हमारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, तो हमारे पास फर्स्ट जो है स्टेफेलोकोकस है, ठीक है। स्टेफेलोकोकस का शेप अगर देखें तो स्पाइरल्स, और जो भी उसका मतलब अरेंजमेंट होता है वो ग्रैप्स मतलब कि क्लस्टर की तरह होता है, और ये मतलब कि ग्रुप में होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल अगर देखें तो स्टेफेलोकोकस ऑरियस है जो कि मोस्टली इसमें पैथोजन दिखाता है, पैथोजन, ठीक है। अगर हम डिजीज की बात करें तो आपको स्किन रैशेस, इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, बॉल्स देखने को मिलेंगे, कार बल्स देखने को मिलेंगे, और एप्सिस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसमें आगे देखें तो फूड पॉइजनिंग देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे जो भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, और जो भी वुंड इन्फेक्शन है ये सब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास जो है स्टेफाइलोकोकस है। इसका जो शेप होता है हम लोग चेन के मतलब चेन में देखते हैं, ठीक है। और कॉमनली अगर देखें तो स्टेफाइलोकोकस पायरोजन है, ठीक है, जो कि ग्रुप ए से है। और स्टेफाइलोकोकस आपका जो भी मतलब कि ये निमोनियस है, ठीक है, जो कि डिजीज करता है हमारे सूट थ्रोट को, मतलब कि आपके फेरेंजाइटिस को कॉज करता है, अब रूमेटिक फीवर को कॉज करता है, ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस को करता है, और इसके साथ साथ जो भी निमोनिया है या फिर ऐसे मेनिंजाइटिस है ये सब कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर सी नंबर हम देखें तो हमारे पास एंटोकोकस है, जो कि हमारे ऐसे मतलब कि अगर देखें तो जो भी इंटेस्टाइन है उसके अंदर देखने को मिलता है, UTI, और जो भी मतलब कि इन्फेक्शन हो गया या फिर ऐसे कार्डाइटिस है, तो ये सब कॉज करता है। अब हम इसमें कोकाई के अंदर ही दूसरा पार्ट देखेंगे जो कि हमारा ग्राम निगेटिव पार्ट होगा, GNC, ठीक है। अगर हम इसकी स्टेन की बात करें तो इसको हम लोग स्टेन करते हैं रेड, पिंक और रेड कलर से, क्योंकि जो मतलब कि थिक सेल वॉल होता है इसके आउटर मतलब कि मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है वो बहुत पतली होती है, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो इसके इंपॉर्टेंट अगर मतलब ग्राम नेगेटिव की बात करें तो हमारे पास नाइजीरिया मेलेंजाइटिस है, ठीक है। इसमें जो है हमारा फर्स्ट जो कॉज होता है वो मेलेंजाइगो कोकल मेलेंजाइटिस से होता है, ठीक है। ये जो है फीवर, आपके जो भी नेक स्टिफनेस हो गया, रैसेस हो गया, या फिर ऐसे हेड इचिंग, हेडेच ये कॉज करता है, ठीक है। इसके बाद से नाइजीरिया गोनेरियाई है, ठीक है। ये जो है गोनेरिया को कॉज करता है, और ये मतलब कि STI, ये डिस्चार्ज या फिर ऐसे पेल्विक पेन हो गया, या फिर ऐसे जो भी इनफर्टिलिटी होती है, अगर उसको
ट्रीट नहीं किया गया तो, ठीक है। अब हम बेसिली के बारे में बात करेंगे। तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। बेसिली अगर देखें तो ये जो है एक सिलेंड्रिकल मतलब कि बैक्टीरिया होता है जो कि क्लासिफाई होता है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट अगर देखें तो हमारे पास कोलेस्ट्रीडियम स्पीसीज होता है। इसमें ये एनएरोबिक होता है, मतलब कि ऐसे ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रह सकते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्म करते हैं मतलब कि ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन के लिए, ठीक है। ये जो है कोलेस्ट्रीडियम टेटनी से मतलब कि आपको टेटनस कॉज करता है। कोलेस्ट्रीडियम बोटेनियम से कॉज करता है आपका बोटिज्म, ठीक है, बुटेलिज्म, ठीक है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रीडियम परफ्रेजन से आपको कॉज करता है ये जो भी आपका गैस गैंग्रीन है, ठीक है। हम नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास कॉर्नी बैक्टीरियम है, ठीक है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है जो कि कॉज करता है डिप्थीरिया को, ठीक है। इसमें अगर देखें तो हमारा प्रोड्यूस होता है स्यूडो मेम्ब्रेन जो कि हमारे थ्रोट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास बैसिलस थोरेक्सिस है, ठीक है। ये जो है थोरेक्स के मतलब कि कॉज करता है, ठीक है। ये स्पोर फॉर्म होता है, इसमें आपको जोनेटिक डिजीज देखने को मिलता है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे हम बात करें तो हमारे पास लेस्टीरिया मोनोसाइटोजेन है, ठीक है। ये जो है कॉज करता है हमारे मेनिंजाइटिस को हमारे न्यूबॉर्न में, और इसके साथ साथ सेप्टिमिया ये कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसको हम लोग ग्राम नेगेटिव बैसिली बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो ये भी मतलब दो पार्ट्स में है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट अगर देखें तो हमारे पास जो वही है एंटीरियो बैक्टीरियासिस है, फिर इसकी फैमिली है, ठीक है। ये जो है इंटेस्टाइन के अंदर कॉज करते हैं बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन जैसे कि इकोलाई जो है वो यूटीआई, इसके साथ साथ आपके डायरिया को कॉज करता है। सॉल्मोनेला है तो ये मतलब टाइफॉइड, और इसके साथ साथ फूड पॉइजनिंग करता है। सीजिला है तो ये आपका जो भी डायसेंटेरिया करता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें क्लेप्सिला है तो ये जो है निमोनिया को कॉज करता है, ठीक है। अब हमारे पास स्यूडोमोनास आइडिनोजेनोस है, ठीक है। तो ये जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड मतलब कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन को कॉज करता है। ये बर्न और वुंड और ये आपके कैथेटर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। विब्रियो कॉलेरा है तो ये कॉलेरा को कॉज करता है। इसके साथ साथ ये जो है वाटर मतलब कि जो भी आपका राइस वाटर स्टूल होता है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। तो ये जो है आपके जो भी मेनिंजाइटिस है या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो वो कॉज करता है। और इसके बाद से हमारे पास यारसीनिया पेंटिस है तो ये जो है प्लेग को कॉज करता है, ठीक है। अब हम वायरस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे वायरस जो है वो कॉज करता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट अगर देखें तो वायरस जो है एक मतलब कि इन्फेक्शियस एजेंट होता है, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट ये ए सेलुलर होता है। इसके साथ साथ रिपीटेशन होता है जब मतलब कि लिविंग सेल के अंदर वो लोग एंटर करते हैं। इसमें इंटेस्टाइन जो है वो मतलब कि ऑब्लिगेटेड मतलब इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, पूरी तरह से डिपेंड नहीं होते हैं। उनका जो है पैरासाइट होते हैं, अगर मतलब कि बॉडी से बाहर निकले तो वो लोग ऐसे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिलेगा डीएनए आरएनए, ठीक है। कैप्सूल जो है प्रोटीन कोड देखने को मिलेगा। एनवेलप में आपको प्रेजेंट और एब्सेंट देखने को मिलेगा। स्पाइक प्रोटीन में आपको जो भी स्पाइक प्रोटीन है वो हेल्प करेगा अटैचमेंट में, ठीक है। अब पैथोजन की हम बात करेंगे तो इसमें डीएनए जो है डीएनए मतलब कि ये हेपेटिस वायरस जो है वो हेपेटिस सिंप्लेक्स कॉज करता है आपके जो भी चिकन पॉक्स है या फिर सिंगुला है, ठीक है। इसके बाद से पॉक्स वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस ऐसे भी होते हैं, ठीक है। आरएनए में अगर देखें तो आरएनए में बहुत सारे हैं आरएनए वायरस में, ठीक है। इसमें इन्फ्लुएंजा को कॉज करता है फ्लू, ठीक है। और इसके बाद से कोविड-19 को सॉरी कोरोना वायरस को कोविड-19 कॉज करता है। एचआईवी को एड्स कॉज करता है, और मतलब कि हेपेटाइटिस बी ए सी ई को कॉज करता है, ठीक है। ये मिजल वायरस होते हैं, फिर मम्स वायरस होता है और रेबीज वायरस होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम फंगी की बात करेंगे तो फंगी में अगर देखा तो ये जो है यूकैरियोट नॉन मतलब कि नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो कि हमारा स्पोर फॉर्म करते हैं माइक्रोब्स के टाइम पे, ठीक है। इस जो है होता है वो यूनिसेलुलर होता है, कैंडिडा एग्जांपल है। मोल्ड जो है वो आपका मल्टीसेलुलर और मतलब कि फेलमेंटेस होता है, ठीक है। और इसके बाद से डायफॉर्मिक जो मतलब कि फंगी होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इस हमारे जो टिश्यू के अंदर मोल्ड जो है एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास जो है माइकोस है, ठीक है। माइकोस ये जो हमारा फंगल इन्फेक्शन होता है, माइकोस जो होता है ये एक तरीके का सुपरफिशियल क्यूटेनियस या फिर ऐसे सब क्यूटेनियस और डीप सिस्टमिक मतलब कि ऐसे इन्फेक्शन को कॉज करता है। इसमें अगर देखें तो हमारे सिलेबस में ये मतलब कि सुपरफिशियल और इसके साथ साथ डीप माइकोस दिया है, ठीक है। अगर हम इसमें सुपरफिशियल की बात करें तो ये जो है आपके अफेक्ट करता है स्किन को, हेयर को और नेल्स को, ठीक है। सिम्टम्स जो है वो आपको माइल्ड और इसके साथ साथ नॉन लाइफ थ्रेटनिंग देखने को मिलेंगी, मतलब कि जान के लिए खतरा नहीं होगा। इसके बाद से अगर देखें तो हमारे पास डर्मेटोफाइटोसिस है, ठीक है। ये जो है आपके जो भी टीनिया या फिर ऐसे रिंगवॉर्म की वजह से होता है। पॉजिटिव एजेंट आपको ट्राइकोफाइटोन और इसके साथ साथ आपको माइक्रोस्पोरम और इसके साथ साथ एंड्रोफाइटोन देखने को मिलता है एंडर्मो, ठीक है। कॉमन अगर
सो अगर हम बात करें तो कॉमन इसके टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है ट्यूनिया कैपिटिस है, ठीक है, ये जो है आपके स्काल्प से अंदर देखने को मिलता है। ट्यूनिया कॉर्पोरस है, ठीक है, ये जो आपके बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है। ट्यूनिया कॉर्कोरस है, ठीक है, ये जो है आपके मतलब कि जो भी गोरन है वो आपको उसके ऊपर देखने को मिलता है। ट्यूनिया पेडिस है, ये फीट के ऊपर देखने को मिलता है। और ये आपका लास्ट जो है ट्यूनिया अंजेनियम है, ठीक है, ये नेल के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। तो साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आपको रेड इचिंग और इसके साथ सेप आपको लेसन्स देखने को मिलेंगे, स्काल्पिंग स्किन के ऊपर देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ ब्रिटल आपको नेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन की हम बात करेंगे तो इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, या फिर ऐसे जो भी हम लोग शेयर कर रहे हैं कॉम्स, तो उसकी वजह से, टॉवल्स की वजह से, या फिर ऐसे पैड्स की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद से हम आगे बढ़, हमारे पास पेटिरियासिस वर्सिकुलर है, ठीक है, ये जो है कॉज होता है हमारे मेलासाइजिया फॉरफर की वजह से। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो हाइपो और हाइपर आपके जो भी पिगमेंटेड इसमें पैचेस देखने को मिलते हैं चेस्ट और बैक पे, ठीक है। डायग्नोसिस की हम बात करें तो हमारा जो भी KOH मॉल्ड होता है उसमें उसकी वजह से ऐसे देखने को ये मिल जाते हैं, अपीयरेंस इसमें जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ब्लैक पीडरा है, ठीक है, पियरा है, ठीक है, ये जो है पीरियडीरिया हॉर्टिया से होता है, ठीक है। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो हार्ड ब्लैक नोड्स देखने को मिलते हैं हमारे नेल सिप्स के ऊपर, ठीक है। व्हाइट अगर हम नेक्स्ट देखें तो व्हाइट पीडिया है, ठीक है, ये जो है कॉज होता है हमारे ट्राइकोस्पोरिन बेंजिली, ठीक है, बीएनजिली, ठीक है। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो ये जो है व्हाइट इसमें नोड्स देखने को मिलते हैं, सॉफ्ट व्हाइट नोड्स देखने को मिलते हैं हेयर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट अगर देखें तो डीप और सिस्टमिक माइकोसिस देखने को मिलता है, ये जो है इंटरनल ऑर्गन्स और इसमें लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ये इसके साथ साथ इम्यूनो कंप्रेस्ड मतलब पेशेंट्स के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद से अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास कैंडिडियासिस है, ठीक है, ये जो है कैंडिडा अल्बिकेन से होता है, ठीक है। टाइप्स की हम बात करें तो इसमें ओरल थ्रस्ट होता है। इसके बाद से अगर देखें तो हमारे पास जो भी वेजाइनल कैंडिडियासिस है, ठीक है, एसोफेगल कैंडिडियासिस है, सिस्टमिक कैंडिडियासिस है, सीवियर केस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो व्हाइट कर्ड मतलब कि पैच और ईचिंग और बर्न से ऐसे निकलने लगते हैं। और इसके बाद से हिस्टोप्लाज्मोसिस की बात करें तो इसमें जो है आपको अलग अलग ऐसे मतलब कि पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो हमारा जो भी हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है तो इसकी वजह से होता है, फाउंड होता है ये हमारे जो भी मतलब कि बर्ड है या फिर बैट है उसकी ड्रॉप से, और ये अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एस्परजिलोसिस है, ठीक है, ये जो है पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो हमारा जो भी एस्परजिलस फेमोगेटस से होता है, ठीक है, फेमिगेटस से होता है। अगर हम इसके पॉजिटिव एजेंट की मतलब कॉज की बात करें तो ये मतलब कि एलर्जी कॉज करता है हमारे जो भी ब्रोंको पल्मोनरी एस्परगिलोसिस करता है, ठीक है। इसके साथ साथ एस्परगिलोमा करता है हमारे जो भी मतलब कि फंगल बॉल्स है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। इन्वेसिव एस्परगिलोसिस करता है, ठीक है। ये सब आप देखें तो हमारे पास क्रिप्टोकोकियोसिस है, ठीक है, ये जो है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस से होता है, ठीक है। ये अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, इसमें मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है, कॉज करता है HIV और एड्स, ठीक है। इसके बाद से हमारा इसमें इसके बाद से नेक्स्ट अगर देखें तो ब्लास्टोमाइकोसिस है, पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो हमारे पास ब्लास्टोमाइस डर्मेटाइटिस है, ठीक है, कॉज करता है ये लंग्स और स्किन के और बोन के अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर देखें तो माइक्रोबाइसोसिस है, ठीक है, इसमें ब्लैक फंगस बोलते हैं इसको। ये मतलब कि डायबिटीज में जो भी आपके पोस्ट मतलब कि जो भी कोविड-19 होता था उसमें और इम्यूनो कंप्रेस्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। ये मेनली इसमें साइनस और मतलब कि ब्रेन और इसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट की अगर बात करें तो ये जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे बॉडी के ऊपर लिव करते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी या फिर ऐसे कोई भी, और वो जो है मतलब कि होस्ट की तरह ऐसे रहते हैं और होस्ट के ऊपर चिपके रहते हैं और उनसे मतलब न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, डिपेंड होते हैं उनके मतलब कि सर्वाइवल के ऊपर दूसरे पे, ठीक है। अगर इसमें हम टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स इसमें दिया गया है मेन। प्रोटोजोआ हो गया जो कि सिंगल सेल्ड होता है, और हेलमिन्थेस हो गया जो कि आपके मल्टी सेलुलर होता है, वर्म्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटोजोआ जो है वो आपके जो भी एंटामीबा हिस्टोलिका है, ठीक है, इसको बोला जाता है जो कि आपके एमेबियोसिस करता है, ठीक है। एब्डोमेन पेन और जो भी आपके मतलब कि डायसेंट्री है ये कॉज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, ठीक है, ये जो है मलेरिया को कॉज करता है। इसमें अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। बिया हो गया, ये आपके फुलसी पर्सियम हो गया, आपके मलेरिया हो गया, ये सब आपको देखने को मिलती है। साइन और सिम्टम्स में फीवर होता है, चिल्स के साथ एनीमिया हो सकता है या फिर ऐसे स्प्लेनोमेगाला हो सकता है, ठीक है। इसके बाद से अगर नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास जीरेंडिया लंबिया होता है, ठीक है। इसमें जीरेंडियोसिस से होता है, ये कॉज होता है। इसमें अगर साइन और सिम्टम देखें तो डायरिया और ब्लॉटिंग देखने को मिलता है।
इसमें अगर नेक्स्ट हम देखें तो ट्राइकोमोनास वजाइनलिस होता है, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस की हम बात करें तो ये एसटीडी को कॉज करता है। साइन और सिम्टम्स में वजाइनल इसमें डिस्चार्ज होता है, इचिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास लाइसीमिया दोनों वेना होता है, ठीक है। ये जो है कालाजार को कॉज करता है। फीवर, इसमें साइन और सिम्टम्स फीवर, वेट लॉस, इसके साथ साथ आपको स्प्लीन का इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद से लास्ट इसमें दिया हुआ है हमारा जो भी है ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। ये जो है कॉज करता है हमारे स्लीपिंग सिकनेस और इसके साथ साथ आपके चैगस डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हेलमिंथ्रिस है जो कि वर्म बोला जाता है। इसमें अगर देखें तो हमारे जो भी अलग अलग मतलब पैरासाइट्स होते हैं जो कि मतलब कि बॉडी के ऊपर स्टिक होके उसके बाद से वो सकिंग या फिर ऐसे दूसरे जो प्रोसेस होते हैं उससे वो लोग सर्वाइव करते हैं, तो ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। ये जो है नेमाटोड्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग राउंड वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इसकी बात करें तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो एकैरस लैम्ब्रिकॉर्ड्स है जो कि इस एकैरियासिस को कॉज करता है, ठीक है। एंड एंट्रोबियम वर्निकोरस है जो कि हमारे पिनवॉर्म को कॉज करता है, ठीक है। एंड साइकोटोमा डिओडेनल है जो कि हमारे हुकवॉर्म को कॉज करता है। और फ्यूचीरिया वेनक्राफ्टो जो कि हमारे फेब्रोसिस मतलब कि ऐसे हाथी पाँव बोलते हैं हिंदी में, और एल्फेंटियासिस को कॉज करता है, ठीक है। जो कि आपके मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लूइड क्या वाटर ही कलेक्ट हो जाता है जहाँ पे ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कैस्टोड बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग टेपवर्म कॉमन वर्ड में बोलते हैं। तो इसमें अगर देखें तो हमारे अलग अलग टेपवर्म्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास फर्स्ट है ट्यूनिया सेलियम है, ठीक है, जो कि पर्क टेपवर्म होता है, ठीक है। ट्यूनिया सेजिनेट है जो कि हमारे बीफ टेपवर्म होता है। इसके साथ साथ हमारे पास इचिनोकोकलस ग्रेनुलोसिस है जो कि हमारे हाइटोड मतलब कि हिट होते हैं, ठीक है। ये सब हो गए। अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास ट्राइकोमा टोर्स है जो कि अलग अलग होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास तो फर्स्ट हमारे पास सचिस्टोसोमा है, ठीक है। इसमें जो है सचिस्टोसोमायोसिस को कॉज करता है, ठीक है। इसमें दूसरा अगर देखें तो हमारे पास फेस्क्यूला हेप्टिया है जो कि लिवर फंग को कॉज करता है। तो ये बहुत ज़्यादा वैसे डिफिकल्ट इसमें ये सब नाम दिए हुए हैं, पता नहीं कैसे मैं उल्टा पुल्टा गलत ही पढ़ा हुआ है। तो अब हम इसके बाद से रोडेंट और जो भी फैक्टर्स हैं वो सब हम देखेंगे। रोडेंट की अगर बात करें तो ये जो है स्मॉल मैमल्स होते हैं जो कि मतलब कि ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे हार्म या फिर इनसे में बहुत तरीके के इन्फेक्शन कॉज होते हैं, जो कि ये कैरियर्स होते हैं और मतलब कि एक फैक्टर की तरह काम करते हैं एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, ठीक है। स्मॉल मैमल्स होते हैं जैसे कि रैट्स हो गए, माइस हो गए, और इसके आपके जो भी स्क्वायरल्स हैं, तो ये सब होंगे जैसे कि जो एक्ट करते हैं वो रिजर्वॉयर की तरह और कैरियर की तरह बहुत सारे इन्फेक्शन, मतलब कि वो एक तो इन्फेक्शन उनको शायद ही हो, या फिर अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो वो एक तरीके से लेके घूमते हैं, चारों तरफ जाते हैं, खाना है कहीं पे पड़ा हुआ तो उसको जूठा कर दिया तो उससे इन्फेक्शन फूड पॉइजनिंग का चांस हो गया, ठीक है। तो कैरियर्स और रिजर्वॉयर की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो ये पहले स्मॉल होते हैं, ठीक है। फास्ट मतलब कि मूव करते हैं, ठीक है। इनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि दांतें होती हैं जो कि हेल्प करती हैं उनको ऐसे काटने में या फिर ऐसे कुछ भी, ठीक है। ह्यूमन जो भी हमारा मतलब कि ह्यूमन के साथ ही रहते हैं, उनके जो भी मतलब कि डीलिंग है, ठीक है, बिलिंग है उसमें, ठीक है। इसमें हम लोग हाउस हो गया जो भी आपके घर है या फिर ऐसे झोपड़ी है उसमें रहते हैं, ठीक है। और अगर देखें तो हमारा जो भी मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे रिप्रोड्यूस होते हैं, इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ऐसे नेक्टिचुरल भी होते हैं, ठीक है। हम देखें तो ये बहुत जल्दी ऐसे कंटामिनेट करते हैं हमारे फूड्स को, वाटर को, और जो भी सरफेस है उसपे जैसे यूरिन को पास करके या फिर फीकल को पास करके या फिर ऐसे सलाइवा को पास करके, जो भी सोर्स है मतलब कि रिजर्वॉयर क्या होता है, ठीक है। रिजर्वॉयर इनका जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर इन्फेक्शन अगर चूहे से हो रहा है तो आप कैसे समझ सकते हो, जैसे कि जो भी फूड है वो आप रखे हुए हो खाने के लिए, और जो चूहा है वो आके जूठा कर दिया, और वो जो है मतलब कि एक रिजर्वॉयर था, मतलब कि एक वेक्टर था, ठीक है। वेक्टर जो है डिजीज को मतलब कि ऐसे जो भी इन्फेक्शन है वो दूसरे को पहुंचाने का काम करता है। तो ये कैसे हो सकता है, यूरिन पास किया हो तो इसकी वजह से हो सकता है, उसके कंटामिनेशन से हो सकता है, ठीक है। जो भी फीकल है वो पास किया हो, या फिर ऐसे फिक्स जो होता है वो, ठीक है, स्लाइवा हो गया, या फिर ऐसे बाइट किया हो फूड हो गया या फ्रूट हो गया, जो भी फिक्सेस है माइट जो है लिव कर रही है, रह रही है वहाँ पे, और उनका जो है मतलब कि सरफेस ब्लीचिंग की वजह से वो कंटामिनेटेड फूड है उसकी वजह से, या फिर जो रोडेंट है वही मर गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब नेक्स्टली इसमें देखें तो क्या क्या मतलब कि ऐसे पोर्टल्स हो सकते हैं जहाँ से वो एंटर करता है ह्यूमंस के अंदर। तो ये मतलब कि ऐसे मान लो कि कहीं भी स्किन के ऊपर कोई भी स्क्रैच पड़ गया या फिर ऐसे बाइट कर लिया, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखें तो इसमें मतलब कि जो भी आपका स्किन है वो उसके ऊपर ब्रेक हो गया, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो भी एरोसॉल है, रोडेंट जो है वो ड्रॉपलेट छोड़ रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो भी कंटामिनेटेड फूड है या फिर वाटर है तो ये कंज्यूम करने की वजह से हो सकता है, या फिर ऐसे म्यूकोसल मेम्ब्रेन की वजह से ये कॉज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्टली हम देखें तो ट्रांसमिशन अगर हो गया इन्फेक्शन रोडेंट के द्वारा तो क्या होता है, तो ये डायरेक्ट जो है
इन्फेक्शन को कॉज करता है। ये जो है बाइट, स्क्रैच से रेबीज फीवर आपको होने लगेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट यूरिन की वजह से आपको लेप्टोस्पिरोसिस होने लगेगा, ठीक है। कंटेमिनेटेड फूड से फूड बॉर्न इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। इनडायरेक्ट जो ट्रांसमिशन होता है उसमें जो रोडेंट है वो एक वेक्टर की तरह काम करते हैं। वो फिक्स और जो भी आपके मतलब कि माइस या फिर ट्रिक्स है तो इनके हेल्प से ये होता है, ठीक है। जो फिक्स होती है वो मतलब कि रैट से होते हैं, प्लेग को ये कॉज करती है। जैसे कि प्लेग की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे एंशियंट टाइम पे ये बहुत ऐसे, जैसे कोविड अभी के टाइम पे था वैसे ही जो मतलब कि पुराने टाइम पे ये प्लेग था। प्लेग मतलब कि हैजा बोलते थे उस टाइम पे, और चूहे की वजह से ये कॉज होता था उस समय पे। जैसे कि मम्मी मेरी बताती हैं, मम्मी मतलब कि उस टाइम पे थी शायद, तो उस समय पे अगर कुछ चूहा मरा कहीं पे तो वो लोग पूरा का पूरा गांव ही खत्म हो जाता था, मतलब कि गांव ही पूरा इन्फेक्शन की वजह से मर जाते थे सारे लोग, प्लेग होता था, ठीक है। तो इस ये सब होता था। फिर अगर कुछ भी चूहा या ऐसा वैसा हुआ तो गांव ही छोड़ देते थे वो लोग, तो वैसे होता था, ठीक है। माइट्स हैं तो माइट्स जो है वो रोडेंट हो गए, ठीक है। तो ये सब अलग अलग इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके मतलब कि जो भी इन्फेक्शन कॉज करने वाले हैं तो ये सब हो गए। अब हम वेक्टर की बात करेंगे। वेक्टर वेक्टर की हम बात करें तो ये जो वेक्टर है मतलब कि एक तरीके का वेक्टर, अभी मैं बहुत टाइम से ऐसे रिपीट कर रहा हूँ। वेक्टर का मतलब ये हो गया कि जो जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है वो मतलब कि ऐसे डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म से नहीं फैल सकता है, कुछ वेक्टर्स होता है। वेक्टर्स का मतलब वो हो गया कि उनको इन्फेक्शन वैसे हो या रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो है ट्रांसमिशन करते हैं, मतलब कि फैलाने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो वेक्टर जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूजुअली अगर देखें तो एंथ्रोपॉड्स होते हैं, ठीक है। एथ्रोपॉड्स होते हैं, एथ्रोपॉड्स। अगर हम नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास वेक्टर है। वेक्टर की हम बात करें तो ऐसे मैं बहुत टाइम से वेक्टर वेक्टर बोल रहा हूँ। तो ये जो है मतलब कि एक तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि यूजुअली अगर देखें तो ऑर्थोपोड्स होते हैं, जो कि ट्रांसमिट करते हैं जो भी डिजीज प्रोड्यूसिंग मतलब कि माइक्रोब्स हैं उनसे, ठीक है। ये जो है एक रिजर्वॉयर की तरह काम करते हैं, मतलब कि इनके ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है या फिर इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है। वो जो है होस्ट को प्रॉपर मतलब कि जिस बॉडी में इन्फेक्शन फैलाना है वहाँ पे जा रहे हैं और इन्फेक्शन को कॉज कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर की अगर बात करें तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैकेनिकल वेक्टर में हम देखें तो ये कैरियर होते हैं जो कि पैथोजन पैसिव तरीके से होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई हो गया जो कि आपके सिगेला होती है, इकोलाई, और ये फीकल्स की वजह से होता है। कॉकरोच जो है वो आपके बैक्टीरिया मतलब कि स्प्रेड करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल है तो बायोलॉजिकल में भी अलग अलग हो सकते हैं जो कि पैथोजन है जो कि डेवलप हो रहा है और इसके साथ साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर के बॉडी के अंदर। जैसे कि बात करें तो ये आपको जो भी मॉस्किटो है वो बाइट करता है, मलेरिया आपके बॉडी के अंदर ऐसे हो रहा है। सैंड फ्लाई है जो कि काला जार कॉज कर, टेस्टिक फ्लाई है वो आपके ट्राइपेनोसोमियोसिस कॉज कर रहे हैं। टिक्स जो है वो आपके जो भी लिम्फ डिजीज हो गया या फिर ऐसे मतलब कि जो भी रैकेट्स होते हैं, रैकेट्सिया इन्फेक्शन हो गया तो ये सब कॉज करता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें वेक्टर की तो ये मोस्टली एंथ्रोपॉड्स होते हैं, ठीक है। इसमें आप ये इंसेक्ट हो गए या माइस हो गए, ट्रिक्स हो गए, ठीक है। ये कैपेबल होते हैं बाइट में या फिर ऐसे सक करने में, और इसके साथ साथ ये मतलब कि कैरी करते हैं पैथोजन को इनसाइड और इंटरनल और एक्सटर्नली भी ब्रीथ करते हैं ये लोग वाटर के अंदर, गार्बेज के अंदर, इसके साथ साथ डंप एरिया के अंदर, ठीक है। और यूजुअली अगर देखें तो हाईली इनके अंदर मोर्टिलिटी का रेट होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जाने का बहुत ज़्यादा से चांसेस होते हैं जो कि स्प्रेड करते हैं डिजीज़ को, ठीक है। सोर्सेज की बात करें कि कहाँ वेक्टर जो है वो कहाँ से आता है तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो भी मतलब कि जो भी सेकेंड वाटर होते हैं, मतलब कि जमे हुए वाटर होते हैं, वहाँ पे मॉस्किटो फॉर्म होते हैं, ठीक है। जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो है एनिमल बॉडीज हो गया फिर जैसे रोडेंट हो गए, ठीक है। ह्यूमन वेस्ट हो गया, गार्बेज हो गए, वहाँ पे आपकी मक्खियाँ होती हैं, ठीक है। और जो भी आपके वेजिटेबल्स हैं जैसे आपके क्रैक जो भी आपके सॉल्स हैं उसके अंदर ट्रिक्स और माइस देखने को मिलती है, ठीक है। और आपके जो भी पोल्ट्री फार्म्स हैं या आपके एनिमल फार्म है तो वहाँ पे आपके फ्लाइज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें तो पोर्टल क्या होता है कि बॉडी के अंदर कैसे एंटर करते हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये जो है स्किन के ऊपर बाइट कर सकते हैं, स्टिंग कर सकते हैं या फिर स्क्रैच कर सकते हैं। ब्रोकन स्किन जो है कंटामिनेट हो सकता है और इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो एरोसोल है उसकी वजह से हो सकता है। और अगर देखें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में कंटामिनेटेड फूड की वजह से हो सकता है। अब नेक्स्ट हम ट्रांसमिशन के बारे में देखें तो ये सब दोबारा रिपीट क्यों हो रहा है। अब हम आगे अगर बात करें तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया और मतलब कि डिजीज जो है वो फॉर्म हो रहा है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये जो है पैथोजन जो है वो कैरी करते हैं रोडेंट और ये जो है वेक्टर्स, ठीक है। इसमें अलग अलग इनके टाइप्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक होता है जो भी ग्राम स्टेन होता है बैक्टीरिया का, पैरासाइट का, ठीक है। और इसके साथ साथ कल्चर होता है, ब्लड कल्चर या फिर स्टूल कल्चर, ये सब डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि टेस्ट कर सकते हैं। सेरोलॉजी होता है, एलिसा हो गया, विडाल हो गया, फिर ऐसे रैपिड डायग्नोसिस हो गया। मॉलिक्यूलर टेस्ट हो गया जिसमें हम लोग सीपीआर पीसीआर करते हैं। और वेक्टर आइडेंटिफिकेशन हो गया जो कि एग्जामिन करते हैं हम लोग मॉस्किटो लार्वा का, ये सब देखने को मिलता है, आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है, ठीक है।
तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर था, ये मैंने दोबारा ऐड कर दिया इसी को, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये चैप्टर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और ये चैट को आप देख लेना, क्योंकि रोडेंट से हर बार एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अच्छे से आप लोग इसको देख के नोट्स बना सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको पुराने वीडियोस देखने हैं तो हमारे टेलीग्राम को देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी नोट्स बनाना है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे ही नोट्स मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर पुराने वीडियोस माइक्रोबायोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर रहेगा, जो जिसका नाम है इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें हम लोग 4th यूनिट के बारे में बात करेंगे, और जो भी आईएनसी के सिलेबस और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। ये हमारे बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर का ये टॉपिक रहेगा, और यहाँ पे आपको सारे ही इसके जो भी मतलब कि सब्जेक्ट्स हैं या वीडियोस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात हम इम्यूनिटी की बात करेंगे, तो इसमें जो भी टॉपिक्स हैं अलग अलग, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं जैसे कि फंक्शन हो गया या फिर ऐसे कोई भी वैक्सीनेशन है, अलग अलग जो भी हम लोग रिएक्शंस करते हैं, तो ये सब एक ही वन शॉट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी एक तरीके का एबिलिटी होता है जिसके अंदर जो बॉडी है, बॉडी मान लो कि आपका नॉर्मल बॉडी है, कोई भी ऐसे पैथोजन है या फिर ऐसे कोई भी माइक्रोब है आपके बॉडी के अंदर एंटर किया, ठीक है, तो वो तो करेगा हार्म, ठीक है। तो हार्म करेगा तो उसके अगेंस्ट में जो हमें प्रोटेक्शन या फिर ऐसे कोई भी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं बॉडी के सेल्स या फिर ऐसे कोई भी रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। जो भी हार्मफुल इफेक्ट या फिर हार्मफुल ऐसे कोई भी माइक्रोब हो गया, फॉरेन बॉडी हो गया, तो ये सब जब एंटर किया बॉडी के अंदर तो उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का एबिलिटी होता है जिसमें बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, इसके साथ साथ प्रिवेंट करता है कोई भी अगर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर किया हमारे बॉडी के अंदर या फिर ऐसे फॉरेन सब्सटेंस हो गया, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करें तो ये जो है मतलब कि प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, ठीक है। तो माइक्रोब में आपके बैक्टीरियाज हो गए, वायरस हो गए, फंगी हो गए, या फिर ऐसे कोई भी पैरासाइट है, तो ये सबसे, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व क्या होते हैं, तो अलग अलग इसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, इसके साथ साथ जो भी आपके मतलब केमिकल सब्सटेंस है ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके फंक्शंस की बात करें कि क्या क्या इम्यूनिटी जो है उसका क्या मतलब फायदे क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये रिकॉग्नाइज करता है जो भी हमारे फॉरेन मतलब बॉडीज होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि ये पहचानता है कि जो एंटीजन है वो कौन सा है, जो एंटीबॉडी है वो कौन सा है, और इस तरीके से वो रिएक्ट करता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय करता है अगर कोई भी पैथोजन ऐसे देखने को मिलता है, जैसे कि कोई भी मान लो कि हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने की तैयारी में लग जाता है, करता है, ठीक है। थर्डली देखें तो ये रिमूव करता है सारे ही डेड और जो भी एबनॉर्मल सेल्स होती हैं, तो इससे जो है बॉडी सही रहता है, इसके साथ साथ मतलब कि प्रॉपर बचा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया तीसरा। अब हम इसमें आगे बात करें तो ये जो है मतलब कि प्रोटेक्शन करता है, कोई भी ऐसे मतलब इन्फेक्शन हुआ है या फिर ऐसे कुछ भी सेलुलर मतलब प्रॉब्लम हुआ है तो उस समय, ठीक है। तो ये सब आपके अलग अलग ऐसे मतलब कि ये हो गया। और लास्टली अगर देखें तो डेवलप करता है मेमोरी और कोई भी ऐसे फास्टर रिस्पॉन्स है नेक्स्ट टाइम उससे बचने के लिए, मतलब कि एक तरीके की इम्यूनिटी पहले ही डेवलप हो जाती है, जिससे जो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो वो उससे पहले ही बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, जैसे कि आपको काउपॉक्स मतलब कि ऐसे चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स जो कि घर पे वैसे माता दी बोलते हैं, ठीक है, माता दी आएंगे तो उस पे होता है ये छोटे छोटे पहले मतलब कि दाग धब्बे होते हैं, ठीक है। वो जो है अनहाइजीन या फिर ऐसे कोई भी गंदगी की वजह से हो जाता है, लेकिन उसकी एक लाइफ टाइम में एक ही बार होता है, 1 से 2 बार बहुत कम ही चांस में होता है, और उसकी जो इम्यूनिटी है वो बन जाती है और इस तरीके से वो प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इम्यूनिटी के अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे फर्स्ट जो इम्यून मतलब कि सिस्टम आते हैं हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, जिसमें हमारा बोन मैरो हो गया या फिर थैलमस हो गया या फिर सॉरी थाइमस हो गया या फिर ऐसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया या फिर ऐसे पियर पैचेस हो गए, ठीक है। अब हम सेल्स में देखें तो सेल्स में भी ऐसे कुछ नहीं है कि सेल नहीं करते हैं। अगर ब्लड की हम सेल की बात करें तो इसमें भी होते हैं, जैसे कि आपके न्यूट्रोफिल हो गए, ठीक है, माइक्रोफिल हो गए, ठीक है, माइक्रोफेज हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी आपके डेंड्रिक सेल्स हो गए, बी लिम्फोसाइट हो गया, टी लिम्फोसाइट हो गया या फिर ऐसे नेचुरल किलर सेल होते हैं, एनके सेल्स होते हैं, तो उन सभी को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम आगे देखें तो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें जैसे एंटीबॉडीज हो गई जो कि इम्यूनिटी का मेन होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो गई या फिर ऐसे साइटोकाइनिन हो गए, ठीक है। तो साइटोकाइनिन हो गए, ठीक है, ये आपके अलग अलग ऐसे इम्यून हो गए जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बचाव में हेल्प करते हैं। अब हम लोग इसमें टाइप्स की बात करेंगे कि ये सब तो हम लोग देख लिए। अब इस कितने टाइप्स में अलग अलग डिवाइडेड होता है, तो मेनली इसमें 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक आपका इननेट होता है जो कि नेचुरल होता है, और एक आपका आर्टिफिशियल होता है जिसको हम लोग एक्वायर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर इननेट की हम बात करें तो इननेट को हम लोग नेचुरल, इसके साथ साथ नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है। ये जो है प्रेजेंट होता है हमारे बर्थ के साथ ही, ठीक है। ये जो है एक करता है मतलब कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, ठीक है। कैरेक्टराइज होता है, कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो प्रेजेंट होता है ये बर्थ में, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक होता है, कोई इसमें मेमोरी नहीं होती है कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो इससे रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके का नहीं होता है। इमीडिएट ये रिस्पॉन्स करते हैं लोग, ठीक है। तो इस तरीके का जो मतलब कि इम्यूनिटी होती है वो इननेट होता है। अब हम लोग इसमें कंपोनेंट्स की बात करें तो
कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। फिजिकल हम बैरियर्स की बात करें तो स्किन्स हो गए, ठीक है, आपके जो भी म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, हेयर हो गया, सीलिया हो गया, या फिर ऐसे म्यूकस हो गया, ठीक है। अब हम लोग केमिकल बैरियर्स की बात करें तो केमिकल बैरियर्स में आपके जैसे कि आप अगर कोई भी फूड खा रहे हो, फूड के साथ अगर कोई भी मतलब कि माइक्रोब्स या पैथोजन जा रहा है तो ये आपके एसिडिक मतलब कि हाइड्रोक्लोराइक क्लोरिक एसिड है जो कि HCl है हमारे स्टमक में, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। नेक्स्टली जो भी आपके मतलब कि ऐसे लाइसोसोम है टीयर में, तो वो मतलब कि ऐसे एंट्री को रोकता है। सलाइवा है वो भी सही है। स्वेट जो है वो भी मतलब कि इसमें काम में आता है, ठीक है। अब हम लोग सेलुलर डिफेंस की तरफ देखें तो सेल्स हैं और इसका डिफेंस है, ठीक है। सेल्स में अगर देखें न्यूट्रोफिल जो है वो फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस मतलब कि जो भी डेड एंड डिके और मतलब कि होते हैं उन लोगों को खा जाना, या फिर ऐसे कोई भी एंटीबॉडी या एंटीजन है तो हमारे बॉडी में एंटर करना है तो उसको भी ये इंगल्फ कर जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो काम है इंगल्फ करना, जो भी पैथोजन है या फिर ऐसे अनवांटेड जो भी सेल है वेस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद से माइक्रोफेजेस है तो ये इंगल्फ करना, डिस्ट्रॉय करना इसमें आता है। इसके मतलब कि ये दोनों एक ही साथ मैच होते हैं, ठीक है। एनके सेल्स है तो ये नेचुरल किलर्स होते हैं जो कि हमारे मतलब कि डिस्ट्रॉय करते हैं वायरस और इन्फेक्शन और ट्यूमर्स को, ठीक है। और लास्टली इसमें आता है हमारे डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है। तो ये जो है एंटीजन मतलब कि प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जिसमें हमारा फीवर हो गया या फिर ऐसे इन्फेक्शन हो गया। मान लो कि कोई भी ऐसे बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे कोई भी रिएक्शंस होते हैं तो पहला जो प्राइमरी आपका रिएक्शन होता है प्राइमरी नंबर पे, तो वो आपका फीवर होता है, ठीक है। फीवर क्यों होता है कि क्योंकि जो बॉडी बॉडी है, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई भी माइक्रोब जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, जैसे लो टेम्परेचर पे ज़्यादातर माइक्रोब जो है वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो बॉडी जो है वो टेम्परेचर अपना बढ़ाता है ताकि जो जो भी माइक्रोब्स है वो ऐसे डाई हो जाए बॉडी टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि प्राइमरी इसमें रिस्पॉन्स होता है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ या फिर ऐसे कोई भी ऐसे मतलब कि कुछ भी कॉज हुआ हो, ठीक है। इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी जिस जगह पे हो रहा है वो उस जगह को प्रॉपर मतलब कि ऐसे एक बैरियर बना लेना और वहाँ से बाहर ना जाना, वहाँ पे ही न्यूट्रोफिल आएंगे, फिर आपके माइक्रोफेजेस आएंगे, वो इनगल्फ करेंगे जो भी डेथ एंड डिके होगा या फिर ऐसे किल करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके मतलब कि नेचुरल हो गया। अब हम एक्वायर्ड और एडॉप्टेड देखेंगे, मतलब कि जो आर्टिफिशियली हम लोग लेते हैं, जैसे कि वैक्सीन हो गए और ऐसे मतलब कि अलग अलग मतलब कि जैसे रेबीज के लिए हो गए, ये सब डेवलप होता है ये आफ्टर बर्थ मतलब कि जन्म के बाद ये होता है। और ये मतलब कि इन्फेक्शन या फिर वैक्सीनेशन से भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम देखें तो स्पेसिफिक होता है या फिर स्पेसिफिक होता है इसमें, इसके साथ साथ मेमोरी होती है इसकी, ठीक है। और ये जो है टाइम मतलब लेता है बहुत ज़्यादा डेवलप करने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास क्लासिफिकेशन है जो भी अडेप्टिव का मतलब कि आपकी इम्यूनिटी का, ठीक है। तो फर्स्ट अगर देखें तो हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी है। ये जो है बॉडी जो है वो खुद ही के लिए मतलब कि ऐसे एंटीबॉडी सॉरी खुद ही बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है खुद ही के लिए, ठीक है। जो कि अगर हम बात करें तो इसमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है जो कि मतलब रिकवर करता है आफ्टर इन्फेक्शन। मान लो कि चिकन पॉक्स है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, चिकन पॉक्स जो हो गया वो आपके लाइफ लॉन्ग ऐसे मेमोरी को बना दिया और इस तरीके से मतलब कि कभी भी ऐसे चिकन पॉक्स होने वाला रहेगा वो खुद ही से ऐसे एक्टिव हो जाएंगे और उसको मतलब कि क्योर करेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल हम लोग वैक्सीनेशन से देते हैं, जैसे कि MMR हो गया, मिजल्स मॉफ्स और रूबेला हो गया, ठीक है। DPT हो गया, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और आपका टेटनस हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस भी है तो उसका मतलब कि वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये इसके साथ साथ मेमोरी भी डेवलप करता है, मतलब कि आपको दोबारा अगर वो होने वाला रहेगा तो वो अपने आप ही उस पर रिस्पॉन्स करके वो सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें पैसिव इम्यूनिटी होती है जो कि आपको मतलब कि ऐसे एंटीबॉडी जो है वो मतलब कि रेडी में जो एंटीबॉडीज हम लोग ऐसे इंजेक्ट करते हैं या फिर ऐसे देते हैं, ठीक है। तो इसमें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की अगर बात करें तो जो मदर है वो मतलब कि अपने प्लेसेंटा के थ्रू देती है, जिसमें हमारा IgG हो गया, ठीक है। और आपके मदर मिल्क से मिलता है IgA, ठीक है। तो ये सब आपके नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में आपको इंजेक्ट किया जाता है जो भी एंटीबॉडीज है और या फिर एंटी सीरम है, ठीक है। जो कि टेटनस में आपको TAT मतलब कि टेटनस एंटी टॉक्सिन दिया जाता है, जो भी रेबीज है तो उसकी जो भी मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है, ठीक है। ये जो है इमीडिएट मतलब कि इससे प्रोटेक्शन मिलता है, इसके साथ साथ मेमोरी कोई मेमोरी नहीं होती है और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे कि आपको पता है कि मतलब रेबीज या टेटनस की जो वैक्सीन होती है वो 1 महीने या 6 महीने या 3 महीने के अंदर का ही होता है और इस तरीके से दोबारा आपको लेना पड़ता है अगर ऐसा कुछ कंडीशन हुआ है तो, ठीक है। अब डिफरेंस है तो डिफरेंस में आपको ऐसे ही एक्टिव और पैसिव है, जैसे कि एंटीबॉडी की सोर्स की बात करें तो होस्ट हो सकता है जो कि प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर ही, या फिर कोई पैसिव में अगर देखें तो ये आउटसाइड से ले रहा है, ठीक है। और अगर हम रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो एक्टिव में स्लो हो सकता है और पैसिव में इमीडिएट होता है, मतलब कि तुरंत रिएक्शन में हो जाता है। ड्यूरेशन में लॉन्ग एक्टिव मतलब कि एक्टिव में आपको लॉन्ग टाइम लगता है, ठीक है। और ये शॉर्ट टाइम में हो जाता है। और अगर हम बात करें कि मेमोरी की तो एक्टिव के अंदर आपकी जो भी मतलब कि मेमोरी होती है और पैसिव में नहीं होती। एग्जांपल में वैक्सीन इन्फेक्शन और वैक्सीन हो गया और इसमें जो है इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जो भी हमारे इम्यूनिटी है उसके बारे में, ठीक है।
तो इनेट इम्यूनिटी है, तो इसके अंदर फिजिकल बैरियर्स होते हैं, केमिकल बैरियर्स होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, या फिर इन्फ्लेमेशन होता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। तो ये अलग अलग आपके इनेट इम्यूनिटी होगी। और एडॉप्टिव में आप अगर देखोगे तो एडॉप्टिव में जो भी आपके बीटा सेल्स हैं वो मतलब कि माइक्रो बॉडीज बनाते हैं, या फिर ऐसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है जो कि आपको साइटोटॉक्सिन एक्टिवेशन या फिर एक्शन करती है, ठीक है। अब हमारे पास जो भी ह्यूमेरियल मतलब कि इम्यूनिटी है उसके बारे में बात करेंगे। ये मीडिएट होता है हमारे बी लिम्फोसाइट से और एंटीबॉडीज से, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो जो भी बैक्टीरिया है या फिर ऐसे टॉक्सिन्स है उस पर अफेक्ट करता है, या वायरस के ऊपर हमारे ब्लड में है तो, ठीक है। ये प्रोड्यूस करते हैं आईजी मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। अब ये जो आईजी मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो कि हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज, एंटीजन जो होता है मतलब कि एंटीजन जो हमारे बॉडी के अंदर आके पैथोजन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, और एंटीबॉडी जो है वो प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट में ऐसे प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग डिफरेंस हो गए, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे बात करेंगे, 1 सेकंड। तो अब हम बात करेंगे इसमें टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी, ठीक है, CMI हो गया। तो ये जो है टी लिम्फोसाइट से मतलब कि ऐसे मीडिएट होता है, ये इफेक्टिव होता है अगर अगर देखें तो किसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो पहला जो है वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, फंगी के, और इसके साथ साथ कैंसर सेल के, और इसके साथ साथ अगर देखें तो ऑर्गन जो है वो मतलब कि ऐसे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में होता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स की हम बात करें तो अगर इसके टाइप्स की बात करें तो टी सेल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। हेल्पर सेल हो गया, साइटोटॉक्सिन सेल हो गया, या फिर ऐसे सुपीरियर टी सेल्स हो गए। तो ये अलग अलग टाइप्स हो गए, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे इम्यूनोग्लोबिन मतलब कि एंटीबॉडीज के बारे में, जो कि आपको मैंने ऊपर बताया, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो कि आपके एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं आपके बी सेल से, मतलब कि वैसे प्लाज्मा सेल से, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं। आईजीजी हो गया, आईजीए हो गया, आईजीएम हो गया, आईजीडी हो गया, आईजीई हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये जो है फंक्शन आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा से हमें मिलता है। ये जो है मोस्ट अबेंडेंट होता है, ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा को। आईजीए होता है हमारा जो भी म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सलाइवा और मिल्क हो गया, ठीक है। ये भी आफ्टर बर्थ आपको मिलता है। आईजीएम है तो ये जो है प्राइमरी आपका रिस्पांस करता है कोई भी ऐसे मतलब कि इन्फेक्शन हो तो, ठीक है। ये ई है तो एलर्जी में आपके काम आता है, और डी है तो आपके जो भी बी सेल्स एक्टिवेशन है तो उसमें काम आता है, ठीक है। एंटीजन की हम बात करें तो एंटीजन अभी मैंने बताया कि जो भी फॉरेन सब्सटेंस है जो कि स्टिमुलेट करे बॉडी के मतलब कि एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट अगर देखें तो इसमें हमारा दिया हुआ है, और जो भी माइक्रोबियल प्रोटीन है, टॉक्सिन्स है, वायरस, बैक्टीरिया और पॉलेंस है, ठीक है। एंटीबॉडीज हैं तो एंटीबॉडी जो होती हैं वो आपके वाई शेप जो भी वाई शेप ऐसे होता है, और इस तरीके से जो प्रोटीन्स लगी रहती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं प्लाज्मा मतलब कि बी सेल से, ठीक है। बी सेल से ये प्रोड्यूस होती हैं और बाइंड होती हैं हमारे एंटीजन से, ठीक है। और हम लोग अब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन जो है एक तरीके का क्लोज कॉन्टैक्ट और स्पेशल मतलब कि रिएक्शन है, जो कि मतलब कि ऐसे कोई भी इन्फेक्शन हो गया फिर ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन में ये होता है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाईली स्पेसिफिक होता है यूजुअली, अगर देखें तो विजिबल होता है और मेजरेबल होता है। इसके साथ साथ हम लोग यूज करते हैं इसको डायग्नोसिस, जब भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके डायग्नोसिस में, ठीक है। अब हम लोग इसके टाइप्स की बात करेंगे तो अलग अलग इसमें टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो एग्लूटिनेशन है, ठीक है। ये जो है एंटीजन जो है वो इनसॉल्युबल हो जाता है आरबीसीज में, और इसके साथ साथ आपके बैक्टीरिया, ठीक है। एंटीबॉडी जो है वो मतलब कि कॉज करते हैं क्लैंपिंग को, ठीक है। क्लैंपिंग का मतलब ये हो गया कि मतलब कि एक तरीके से क्लैंप एक दूसरे से जुड़ने में, ठीक है। और इसमें अगर एग्जांपल में हम देखें तो ब्लड ग्रुप में हम लोग चेक करते हैं, इसके साथ साथ विडाल में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन एक तरीके का एंटीजन मतलब कि एंटीजन जो है वो सॉल्युबल होता है, और जो एंटीबॉडी है वो यूजुअली अगर देखें तो विजिबल आपके प्रेसिपिटेट्स होते हैं। प्रेसिपिटेट्स अगर हम बात करें तो कोई भी अगर हमारा दो रिएक्शन हो रहा है, ए और बी का मान लो कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपका मान लो कि सी बना और सी के साथ कुछ वेस्ट बन गया, कुछ वेस्ट को ही हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, तो ये हमारा प्रेसिपिटेट का काम करते हैं। एंटीबॉडी जो है वो आपके लास्ट में रिमेन रह जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अगर देखें तो VDRL है, ठीक है। अगर तीसरा हम देखें तो न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो एंटीबॉडी जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं हमारे टॉक्सिन और जो भी वायरस हैं उसको, ठीक है। और इसमें देखें तो हमारे जो भी टेटनस एंटी टॉक्सिन्स हैं या रेबीज एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट अगर देखें तो कॉम्प्लीमेंट अगर देखें तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है, ठीक है। एंटीबॉडीज और एंटीजन जो है वो कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करते हैं, और इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ऐसे सिस्टम लिख करते हैं, और जो भी सेल मतलब कि लीड करते हैं सेल लाइसिस में, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखें तो ऑप्सोनाइजेशन है, ठीक है। इसमें जो है एंटीबॉडी जो होती है मतलब कि प्रोटेक्ट वो जो है वो कोट कर लेती हैं एंटीजन को, मतलब कि जो भी पैथोजन आए हुए हैं उसके ऊपर कोटिंग कर लेती हैं, और हेल्प करती हैं फैगोसाइटोसिस में, ठीक है। मतलब कि खाने में उसको जल्दी जल्दी काम करती है। जैसे कि मान लो कि ये एंटीबॉडी एंटीजन है और इसके ऊपर एंटीबॉडीज आ गया, तो इसको अगर उसको ढक लिया और उसको उसके ऊपर न्यूट्रोफिल या फिर ऐसे माइक्रोफेजेस आ गए तो वो जल्दी जल्दी उसको खाने की काम करते हैं, ठीक है।
अलाइजा है तो इसमें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस्कॉर्बेट एस है, ठीक है। तो ये जो है यूज होता है यूजुअली अगर देखें तो डिटेक्ट होता है इसमें एचआईवी और हेपेटाइटिस, इसके साथ साथ डेंगू, और डेंगू के मतलब कि एंटीबॉडीज में ये काम आता है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग इम्यूनिटी हो गए। लास्टली अगर देखें तो हमारे पास इम्यूनो फ्लोरेसेंस है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं डाई का, जो कि हमारे मतलब कि डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज को और ऐसे ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि टीबी में होता है या फिर ऐसे कोई भी टीबी ऑर्गेनिज्म है या फिर ऐसे कोई भी माइक्रोब्स है, तो उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यूवी रेस से हम लोग ऐसे डाई डालते हैं, उसके बाद से यूवी रेस से देखते हैं तो उसमें पता चलता है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स हो गए। इस एलिजा को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आपका जो दूसरा वाला मतलब कि अगर देखें तो आपका मतलब कि एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, ठीक है। इसमें होता ही है कि इसमें अगर देखें तो एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है हमारे टिश्यू डैमेज, जो कि टिश्यू डैमेज को कॉज करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्लासिफाई किया जाता है, मेनली इसमें 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है वो इमीडिएट है और एनाफिलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो हमारे पास मीडिएटेड होते हैं आईजीई से, ठीक है, जो कि हमारे इन्फेक्शन या फिर ऐसे एलर्जिक रिएक्शन में दिखाते हैं, ठीक है। इसमें अगर इन्वॉल्व सेल को हम करें तो मास्ट सेल या फिर ऐसे बेसोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं, सेकंड टू मिनट टाइम लगता है, ठीक है। मैकेनिज्म में हम लोग इसमें देखें तो हमारे पास जो भी एलर्जीज है, जैसे पॉलन डस्ट और ये फूड हो गया जिसमें आईजीई प्रोड्यूस हो, ठीक है। आईजीई जो बाइंड करता है हमारे मास्ट सेल से, ठीक है, और ये जो है री एक्सप्लोर करता है और इसमें जो है रिलीज करता है ये हिस्टामिन को भी, ठीक है। मास्ट सेल जो है हिस्टामिन को मतलब कि रिलीज करता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो इसमें क्लिनिकल यूजेज में हम देखें तो इसमें एनाफिलाइसिस जो है वो बी स्टिंग या फिर ऐसे ड्रग रिएक्शन से हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी अगर एलर्जिक राइनाइटिस है उसमें यूज़ करते हैं, अस्थमा या फिर ऐसे यूरिटी केरिया में करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फूड एलर्जी में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में आपको अलग अलग इसमें दूसरे टाइप्स की बात करें तो साइकोटॉक्सिन हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। मीडिएटेड अगर देखें तो आईजीजी है और आईजीएम है, ठीक है। मैकेनिज्म में हम लोग देखें तो एंटीबायोटिक मतलब कि डिस्ट्रॉय करता है हमारे जो भी बॉडी सेल्स हैं उसको, जैसे कि अगर हम बात करें तो सेल सरफेस एंटीजन हो जाता है इसमें, ठीक है। जो एंटीबॉडीज जो है वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं जो भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनको, ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून हो जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो एग्जाम्पल में जो भी एबीओ मतलब कि एबीओ आपके ब्लड कंपेटिबिलिटी है, ठीक है, उसमें होता है। आरएच कंपेटिबिलिटी में होता है और इसके साथ साथ ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में होता है, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो आरएच फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे ऐसे अभी तो नहीं लेकिन आगे चल के पढ़ाया जाता है। आरएच फैक्टर होता है कि इसमें रेसिस मोंकी ऐसे वायरस देखने को मिलता है, जो कि अगर आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव ऐसे मैच नहीं करता है मदर और जो भी ऐसे मतलब कि जो भी चाइल्ड है, तो इसमें आगे चल के प्रॉब्लम होता है। और इससे होता ही है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें बच्चा जो है वो आफ्टर बर्थ मतलब कि डेथ हो जाती है उसकी या फिर ऐसे रिएक्शन की वजह से वो मर जाता है। तो आरएच फैक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके ब्लड रिपोर्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। टाइप 3 है तो इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। इस ये जो है मीडिएट होता है हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, आईजीएबी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है टिश्यूज में वो जो है इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है, ठीक है। इसमें अगर एग्जांपल में देखें तो सीरम सिकनेस हो गया, अड्यूस रिएक्शन हो गया, एसएलई हो गया, और इसके साथ साथ रिमोटेड अर्थराइटिस हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें आगे बात करें तो हमारे पास टाइप्स है जिसमें हम लोग डिकेड टाइप्स देखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी का, ठीक है। इसमें देखें तो हमारे पास सेल मीडिएटेड आपको देखने को मिलता है। मीडिएटेड में अगर देखें तो टी लिम्फोसाइट मतलब कि इसमें कोई भी ऐसे एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। इसमें आपको टाइम अगर देखें तो 24 आवर से 48 आवर में देखने को मिलता है। टीबर क्लीन जो कि आपके मॉन्टेक्स होता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस है तो आपके जो भी निकल और जो भी कॉस्मेटिक होते हैं उसमें होता है, ग्राफ्टिंग रिजेक्शन में यूज होता है, ठीक है। एग्जाम टिप में आप ऐसे याद कर सकते हो कि टाइप ए जो होता है आईजीजी यूज होता है, टाइप बी जो होता है आईजीएम और आईजीजी यूज होता है, और टाइप 3 में इम्यूनो कॉम्प्लेक्स होता है, और तीसरा अगर देखें फोर्थ अगर देखें तो टी सेल्स इसमें यूज होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हम लोग सेरोलॉजी को देखेंगे, सेरोलॉजिकल टेस्ट। तो सेरोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसमें हम लोग एंटीबॉडी और एंटी जन के रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। एजी और एबी रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिटेक्ट क्या करते हैं, तो डिटेक्ट करते हैं हम लोग एंटीबॉडीज को, ठीक है, एंटीजन को, इन्फेक्शन को, इम्यूनिटी स्टेटस को, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो एग्लूटिनेशन है तो इसी को दोबारा रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है, इसमें थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है।
तो अब हम इसमें आगे बात करेंगे जो भी आपके मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में स्ट्रक्चर हमने नहीं देखा था, तो उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो आपका ये मतलब कि कोई वाई शेप का होता है, ठीक है? इसमें अगर देखें तो आपको अलग-अलग इसमें बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, 2 हैवी चेन होती हैं जो कि एच आपको देखने को मिलता है, ठीक है? और इसमें 2 लाइट चेन होता है जो कि एल आपको देखने को मिलता है, एल चेन, और ये जो है कॉम्प्लेक्स मतलब कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से बनी होती है, ठीक है? अगर हम रीजन की बात करें तो फेड रीजन में आपको मतलब कि ऐसे बाइंड एंटीजन होता है, और इसमें अगर एफसी रीजन में अगर देखें तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इसके साथ-साथ फैगोसाइटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये आपका अलग-अलग विजुअल और जो भी कांस्टेंट रीजन है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है? विजुअल रीजन में अगर देखें तो एंटीजन स्पेशलिटी देखने को मिलता है, कंसिस्टेंट में आपको क्लास देखने को मिलता है, आईजीजी, आईजीए और एक्सेट्रा, ठीक है? अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे कि इम्यूनोग्लोबिन के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में, ये मतलब कि अब ये छूट गया था ये वाला पार्ट। तो आईजीजी जो होता है, आईजीजी की हम बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट 40 से 70 से 75% होता है, ठीक है? और ये जो है क्रॉस मतलब कि इसमें ये क्रॉस करता है हमारे प्लेसेंट मतलब मदर के प्लेसेंटा को, और ये फीटल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी इसमें इम्यूनिटी मिलती है और इसके साथ-साथ एक्टिवेट होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तो इसमें अगर आईजीए की बात करें तो आईजीए जो होता है ये हमारा सीरम मतलब कि सिक्रीशन बेस्ड होता है। ये जो है टीयर में या फिर ऐसे जो भी इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन जो है उससे बचाने के लिए टीयर में हो गया या फिर ऐसे आपके स्लाइवा में हो गया, म्यूकोस में या फिर ऐसे मिल्क में हो गया, तो उसमें काम करता है। म्यूकोसल इसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शन से, सॉरी रेस्पिरेटरी और इसके साथ साथ जीआई इन्फेक्शन से, ठीक है? अब हम आगे देखें तो आईजीएम है, तो ये फर्स्ट मतलब कि एंटीबॉडी जो होती हैं जो कि इम्यूनिटी रिस्पॉन्स दिखाती हैं। इसमें लार्ज आपको माइक्रो मतलब कि ऐसे आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिलती हैं, और इसमें जो है गुड जो भी एग्लूटिनेटर होता है वो होता है। इसके साथ साथ ये जो भी रिसेंट मतलब कि इन्फेक्शन हुआ तो उसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है? आईजीई की बात करें तो ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए होते हैं, और यही आपके मेडिसिन में भी यूज होता है आईजीई, ठीक है? ये जो है कंबाइन करते हैं हमारे मसल से, और ये जो है हिस्टामिन मतलब कि रिलीज करते हैं जो कि यूज होता है, ठीक है? और ये मतलब कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पैरासाइट से, कोई भी अगर ऐसे माइक्रोब्स है, ठीक है? आईजीडी है तो ये जो है फाउंड होते हैं हमारे बी सेल सरफेस के ऊपर, और ये जो है बी सेल एक्टिवेशन में भी काम करते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज है तो आपने ऊपर वैसे देख लिया, ये पता नहीं ऊपर नीचे हो गया शायद, ठीक है? तो अब हम यहाँ से बात करते हैं यहाँ से सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर की, जिसमें हमारा वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है। वैक्सीनेशन की बात करें तो ये एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जिसमें जो आर्टिफिशियल हम लोग एक्टिवेशन करते हैं इम्यूनिटी का, और ये जो है फाइट करते हैं इन्फेक्शियस जो भी डिजीज है उसके अगेंस्ट में, ठीक है? ये जो है कंटेन करता है, वीकन करता है, और इसके साथ साथ किल करता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी और मेमोरी उसकी सेल्स को, ठीक है? और इस तरीके से हमें इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है? इसके अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक? जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास लिविंग, तो लिविंग एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है? इसमें जो है वीकन होता है, और ये जो है मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि ये प्रोड्यूस करता है लॉन्ग और आपके स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी को, ठीक है? ये आपको लाइव वैक्सीन मतलब कि लाइव आपके वीकन किया जाता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है? जैसे कि आपका बीसीजी हो गया, ओपीवी हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है? मिजल्स हो गया, और आपके एमएमआर हो गए, या फिर ऐसे आपके चिकन बॉक्स के लिए वेरीसेल्स हो गए, या फिर ऐसे येलो फीवर के लिए हो गया, ठीक है? इसमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होता है, कोई भी ऐसे लाइफ मतलब कि लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं मिलता, और इसके साथ लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिलता है, सॉरी, इसके साथ साथ कोई भी ऐसे प्रेगनेंसी या फिर ऐसे इम्यूनो कंप्रेस्ड पर्सन को ये नहीं दिया जाता है, ठीक है? किल और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है दूसरा, जो कि किल्ड ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है। ये जो है एग्जाम्पल में देखें तो आईपीवी हो गया जिसमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, ठीक है? हेपेटाइटिस बी, रेबीज और इन्फ्लुएंजा को दिया जाता है, ठीक है? ये सेफ होता है, लेकिन ये जो है इसमें बूस्टर डोज चाहिए होता है, ठीक है? ये सेफ होता है लेकिन इसमें बूस्टर डोज नहीं चाहिए होता है, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम टॉक्सॉइड वैक्सीन की बात करेंगे, ठीक है? इसमें जो है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं जो कि आपके मतलब कि बैक्टीरिया हो गया इस सब का, ठीक है? इसमें जैसे कि टेटनस टॉक्सॉइड हो गया, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड हो गया, ठीक है? ये जो है वो अच्छा होता है हमारे जो भी मतलब कि टॉक्सॉइड बैक्टीरियाज होते हैं उसके लिए, ठीक है? अब हम इसके बाद बात करें तो सब यूनिट और इसके साथ साथ ये सेलुलर वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। ये जो है कंटेन करता है एक पार्ट ऑफ माइक्रोब, ठीक है? प्रोटीन हो गया या फिर ऐसे पॉली सैकेराइड्स हो गए, ठीक है? अगर एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है? एचपीवी हो गया, या फिर सेलुलर पर्ट्यूसिस हो गया, ठीक है? अब एपी बोलते हैं, ठीक है? कॉन्जुगेटेड जो वैक्सीन होती हैं इसमें जो है पॉलीसाइथेमिया हो गया, सॉरी पॉलीसैकेराइड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये एक तरीके का बेटर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ऐसे मतलब कि ऐसे आपके चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है? ये जो है हिप हो गया जिसमें आपका हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो गया, ठीक है? आपका निमोनोकोकल हो गया जिसमें पीसीबी बोलते हैं उसको, और इसमें आपको अगर देखें तो मेनिंजोकोकल हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट, इसके साथ साथ जो भी आपके जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन है तो उसके बारे में, ये जो है प्रोड्यूस होता है हमारे डीएनए टेक्नोलॉजी से, ठीक है? एग्जांपल में हमारे पास जो भी है हेपेटाइटिस बी है या फिर एचपीवी है, ठीक है?
mRNA की बात करें तो ये जो है कंटेन करता है हमारे जो भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, कंबाइन करता है हमारे वायरल प्रोटीन के साथ, ठीक है। और एग्जांपल की हम बात करें तो ये जो है मतलब कि जो भी आपके कोविड-19 हो गया, ये इस सब में काम में आता है, ठीक है। अब हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी होती है, तो पैसिव इम्यूनिटी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब। तो हमारे पास इसमें पैसिव इम्यूनिटी है, ये जो है रेडीमेड आपके एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे कि टेटनस, इम्यूनोग्लोबिन हो गया, आपके जो भी रेबीज के लिए हो गया, या फिर ऐसे HIV, सॉरी हेपेटाइटिस बी के लिए हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें स्टोरेज और हैंडलिंग की बात करेंगे। तो स्टोरेज जो है वैक्सीन इनका स्टोर करना और मेंटेन करना उसके पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैक्सीन जो है वो एक तरीके का बहुत ज़्यादा मतलब कि सेंसिटिव हीट और जो भी फ्रीजन या फिर ऐसे लाइट से होता है, ठीक है। अब हम इसमें कोल्ड चेन की बात करें तो कोल्ड चेन एक तरीके का सिस्टम होता है जो कि मेंटेन करता है वैक्सीन के मतलब कि वैक्सीन को, और ये जो है +2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर मतलब कि ऐसे मेंटेन करके रखता है। और ये जो है मिनी रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। और ये जो है बेनिफिशियरी होता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे कि वॉक-इन कूलर होता है जो कि आपके बल्क स्टोरेज के लिए होता है। आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर होता है जो कि आपके मतलब कि ILR बोलते हैं, ठीक है, डीप रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ कोल्ड बॉक्सर होता है, बॉक्सेस होता है, या फिर ऐसे आपके वैक्सीन कैरियर्स होते हैं, आइस पैक्स होते हैं, या फिर ऐसे टेम्परेचर मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग आपके जो भी VVM हो गया, या फिर ऐसे थर्मोमीटर, या फिर 30 डे टेम्परेचर रिकॉर्डर हो गया, ठीक है। तो अब हम वैक्सीन टेम्परेचर रिकॉर्डर की बात करेंगे, रिकॉर्डिंग की, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द जो वैक्सीन होता है वो अब +2 डिग्री से लेके +8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। OPV को -20 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। और MMR और जो भी आपके मीजल्स होते हैं तो वो फ्रोजन पे रखा जाता है। और इसके साथ साथ जो भी कंसिस्टेंट वायरस मतलब कि जो रिकॉन्स्टिट्यूएंटेड होते हैं वैक्सीन, उनको जो है 4 या मतलब कि 6 घंटे में यूज़ करना होता है, ठीक है। अब हम इसके वैक्सीन के अलग अलग फ्रोजन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। जो कि फ्रोज नहीं होता है तो DPT हो गया, या फिर TD हो गया, या फिर हेपेटाइटिस बी, HIV हो गया, या फिर ऐसे PCV हो गया, ठीक है। जो कि फ्रोजन होता है डिस्ट्रॉय पेटेंसी, ठीक है। और इसमें अगर लाइट सेंसिटिविटी मतलब कि वैक्सीन होता है तो BCG हो गया, MMR हो गया, या फिर ऐसे मीजल्स हो गया, HPV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है। हैंडलिंग और हैंडलिंग ऑफ मतलब कि वैक्सीन की हम बात करें तो पहले हम लोग चेक करते हैं जो भी इन्फेक्शन एक्सपायरी डेट है वो, ठीक है, चेक करते हैं हम लोग, टेस्ट करते हैं फ्रीज डैमेज का, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी मतलब कि उसकी पॉलिसी है उसको देखते हैं और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इसके बाद से ओपन करते हैं VVM इंडिकेटर को, ठीक है, मेंटेन करते हैं जो भी टेम्परेचर लॉगबुक है। और इसके साथ साथ आपके जो भी मतलब कि ऐसे रिपीट करते हैं और उसको ओपन करते हैं IPR कोड, ILR कोड, ठीक है। अब हम इसमें आगे अब हम इसमें आगे बात करेंगे इम्यूनाइजेशन जो कि अलग अलग डिजीज के लिए होता है, ठीक है। फर्स्ट जो है ट्यूबरकुलोसिस है जो कि BCG के लिए होता है, जो कि बर्थ के टाइम पे देखने को मिलता है। रूट जो है आपकी ID होती है, ठीक है, अपर लेफ्ट आर्म में दिया जाता है। पोलियो है, पोलियो आपके OPV के लिए होता है, ओरल आपको दिया जाता है। और ये जो है दूसरा जो है IPV होता है जो कि आपके मतलब कि इंजेक्टेबल होता है, ठीक है। DPT है जो कि डिप्थीरिया, परtussis और टेटनस है। ये जो है वैक्सीन आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो पेंटावेलेंट तो आपको वैक्सीन दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं DPT इसमें होता है, HIV के लिए होता है, और हेपेटाइटिस बी के लिए होता है। बूस्टर डोज आपको 16 से मतलब कि 24 मंथ के बाद दिया जाता है, या 5-6 साल वाले बच्चों को दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो बर्थ के टाइम पे डोज दिया जाता है। और ये जो है आपके जो भी मतलब कि पेंटावेलेंट होते हैं उसका बूस्टर डोज दिया जाता है। मेजल्स और रूबेला और मम्प्स जो है वो आपके मतलब कि 9 मंथ के बेबी और जो भी 16 से 24 मंथ के बेबी उनको दिया जाता है, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर में मतलब कि यूज़ होता है, ठीक है, हमार वैक्सीन, ठीक है। HIV है तो ये जो है हेपेटाइटिस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा है तो टाइप भी है, तो इसमें जो है हम लोग HBI देते हैं, ये भी पेंटावेलेंट होता है। निमोनोकोकल जो होता है इसमें जो PCV देते हैं, ये भी आपको दिया जाता है। रोटा वायरस जो है वो आपको दिया जाता है, जो रोटा डायरिया के लिए होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं RBT बोलते हैं, RBB बोलते हैं शायद, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो रोटा वायरस वैक्सीन, हाँ RBB बोलते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको 6 और 10 और इसके बाद से 14 मतलब कि इसके 3 मतलब कि डोजेज होते हैं, डोज 1, डोज 2, 3, ठीक है। जो कि आपको 6 मंथ, 10 मंथ और 14 मंथ पे 14 वीक पे दिया जाता है, ठीक है। जेई है तो जेई आपको जो भी जापानीज इंसेफेलाइटिस है तो इसके लिए आपको दिया जाता है 9 मंथ पे, और 16 से आपके 24 मंथ पे, ठीक है। और इसके बाद से टेटनस है तो ये आपको 10 से 16 मंथ पे TD दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स की बात करेंगे, तो यही सब दिया हुआ है। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की हम बात करें तो इंडिया के अंदर ये मतलब कि ऐसे कम्युनिटी बेस्ड और ये जो है मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को इम्प्लीमेंट और अच्छे से करने के लिए होता है, ठीक है। अगर हम इसके वैक्सीनेशन की बात करें तो एट बर्थ हम लोग जो बच्चों को देते हैं, ठीक है, वैक्सीन है, रूट और साइट है, ठीक है। वैक्सीन में हम लोग अगर बात करें
तो वैक्सीन में अगर हम देखें तो इसमें पहले हम लोग बीसीजी देते हैं, जो कि आपके मतलब कि ऐसे बीसीजी होता है जो कि मतलब कि इंट्राडर्मल होता है, और ये जो है अपर आर्म में हम लोग लेफ्ट आर्म में देते हैं, ठीक है। ओपीवी है, ओपीवी आपको ओरल पोलियो वैक्सीन है, तो आपको ओरल देते हैं हम लोग इसको माउथ में, ठीक है। हेपेटाइटिस बी है तो ये आईएम होता है, और ये जो है हम लोग की जो भी एंट्रो जो भी लेटरल थाई है उसमें हम लोग देते हैं, ठीक है। इसके बाद से 6 वीक पे हम लोग क्या दे रहे हैं, OPV1 IPV2 और इसके साथ साथ जो भी पेंटा मतलब कि PV1 दे रहे हैं और RBV1 दे रहे हैं और PCV1 दे रहे हैं। 10 वीक पे देखें तो हम OPV2 दे रहे हैं, पेंटा 2 दे रहे हैं, या फिर ऐसे हम अगर देखें तो RBV2 दे रहे हैं, ठीक है। 14 वीक पे अगर देखें तो इसमें OPV3 और IPV2 और इसके साथ साथ पेंटा 3 और रोटा 3 और इसके साथ साथ IPV2 दे रहे हैं, ठीक है। 9 मंथ पे अगर देखें तो हम MR शुरू कर रहे हैं, JE शुरू कर रहे हैं, और इसके साथ साथ PCV का लास्ट डोज मतलब बूस्टर डोज दे के खत्म कर रहे हैं। 14 और 12 महीने पे देखें तो हम लोग MR2 दे रहे हैं, BPT बूस्टर दे रहे हैं और JE2 दे रहे हैं, ठीक है। और लास्टली हम लोग 5 से 6 मतलब कि मंथ ईयर में हम लोग देखें तो DPT का बूस्टर दे रहे हैं, 10 साल पे TD दे रहे हैं और 14 साल पे भी TD बूस्टर दे रहे हैं, और इस तरीके से ये मतलब कि पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ये यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो इसके बाद से हम आगे देखें तो यही है आपका जो भी है, आप ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब वैक्सीन आपको तुरंत एट बर्थ दिया जाता है, ये 6 महीने पे दिया जाता है, ये 6 वीक पे दिया जाता है, 10 वीक पे, 14 वीक पे, और इसके बाद से मतलब कि अगर देखें तो 9 से 12 महीने पे, 16 से 12 में 24 महीने पे, फिर आपके 5 साल, और ये 10 साल और ये 16 साल, ठीक है। तो ये आपके वैक्सीन के शेड्यूल्स हो गए। तो अब हम इसके जो ये चैप्टर है वो खत्म हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी लेनी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप कोई भी क्वेरी या फिर ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू। और ये चैप्टर फिनिश हो गया है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, और कोई भी क्वेरी है तो नीचे डाल दो कॉमेंट। बाय।